बैठ जाओ भाई। गुड मॉर्निंग। पढ़ें? ये बताओ पहले, बैठ जाओ यार, क्या हुआ? पॉलिटिकल के टॉपिक देख लिए तुमने कल वाले? सब ने देख लिए होंगे ना? अच्छा, तो अपने हिसाब से पढ़ना भी बना ली स्ट्रेटजी? कैसे कैसे करना है? अच्छा, मौलिक अधिकार करेंगे आज, और टाइम लगा तो नीति निर्देशक भी साथ के साथ। और मैं इसमें से जो आपको पढ़ाऊंगा, मैं खाली वो पढ़ाऊंगा जो मैंने टॉपिक बताए थे। मैं अपने हिसाब से ये पढ़ाऊंगा भाग 5, पार्ट 5 करवाऊंगा मैं बस, ठीक है। बाकी ये मान के चला जाएगा कि आप अपने आप से कर लोगे या फिर मेरे से पूछ लोगे। ऐसा हो सकता है? या तो आप पूछ लोगे, ठीक है, बता दोगे कॉमनली कि ये टॉपिक करवा दो, और या अपने हिसाब से कर लोगे, हैं? अच्छा, एक पंचायती राज, ठीक है, वो करवा देंगे। और बताओ, और या फिर एक काम करना पड़ेगा, ये सारे करवा दें तो फिर डेली 2 क्लास रखनी पड़ेंगी, क्योंकि मैं, ठीक है, हफ्ते में 2-3 दिन तो मैं होता भी नहीं हूँ ना, ठीक है। 2-3 दिन तो मैं वैसे ही गायब रहता हूँ, ठीक है। तो 5-6 में से 3-4 क्लास ही हो पाती हैं, और 3-4 क्लास के हिसाब से तो नहीं हो पाएगा, ठीक है। करें? ठीक है, चलो मौलिक अधिकार करते हैं भाई। ये हो गया खत्म। कौन सा है पार्ट? आवाज़ मत करो ना, आवाज़ मत करो, थोड़ी देर आवाज़ मत करो। आजा, तू ही समझा दे सब कुछ, हैं? भाग है, आवाज़ मत करो, ठीक है, आवाज़ मत करो। इसका पार्ट है 3 और आर्टिकल है 12 से 35, और लिए कहाँ से गए हैं ये? अमेरिकी संविधान, ठीक है। सबको पता, बताओ इनका है? रहने दें। किस किस को नहीं पता इसके बारे में? हाथ उठाओ। ठीक है, बैठो। अब ये बताओ किस किस को पता है इसके बारे में? पूछ लें 5-4 क्वेश्चन, पता तो है ही, क्वेश्चन पूछ लें 5-4। चुपचाप पढ़ लो इसको, है ना, पढ़ लो इसको चुपचाप। मौलिक अधिकार भाई भारतीय संविधान के भाग 3 में है, ठीक है। आर्टिकल है 12 से 35। ये अमेरिका के संविधान से लिए गए हैं। जैसे हम बताते हैं कि भारतीय संविधान के स्रोत अलग अलग हैं, ठीक है। हमने पिछली क्लास में पढ़ा था कितने देशों का संविधान हमने छाने हैं, 60+ देशों के संविधान का हमने विश्लेषण करा है, वे रीड करे हैं। उनमें से हमने कुछ ना कुछ जो अच्छी बातें हैं वो ली हैं। तो उनमें एक संविधान कहाँ का है? अमेरिका का भी है। तो
तो अमेरिका का संविधान ऐसा है जिसने सबसे पहले, ठीक है, अपने नागरिकों को मौलिक अधिकार दिए हैं, ठीक है। तो वो कंसेप्ट हमें भी अच्छा लगा, हमें भी पसंद आया, तो हमने भी अपना लिया वो कि हाँ भाई हम भी हमारे नागरिकों को मौलिक अधिकार देंगे। मौलिक अधिकार होते क्या हैं, ठीक है, मौलिक अधिकार मूल, फंडामेंटल, बिल्कुल बेसिक, ठीक है, ये वे बेसिक अधिकार हैं जिससे आदमी का ना, व्यक्ति का संपूर्ण विकास ये आधारित है भाई, संपूर्ण विकास का आधार है ये, ठीक है। मौलिक अधिकार क्या है, ये वे अधिकार हैं, वे बेसिक अधिकार हैं जो व्यक्ति के संपूर्ण विकास के आधार है। इस संपूर्ण विकास में ना उसका शारीरिक विकास भी आएगा, ठीक है, उसका मानसिक विकास भी आएगा, उसका नैतिक विकास भी आएगा, सब कुछ, उसका राजनैतिक भी, कानूनी भी, सब कुछ, सारा ही उसके अधिकार है, सोशली भी, ठीक है, हर तरह का विकास इसमें शामिल है। तो व्यक्ति के संपूर्ण अधिकार के लिए, संपूर्ण विकास के लिए जरूरी है ही। अब सोच के देखो, ठीक है, आपके पास राइट टू लिबर्टी नहीं है, ठीक है, तो आपका स्वतंत्रता का अधिकार कहाँ गया? आपको जब सरकार की मर्जी या जब किसी की मर्जी गुद्दी पकड़ी, चल अंदर, ठीक है, 2-4 महीने रखा और फिर बाहर निकाल दिया, ठीक है। आपको कहीं पर सिनेमा घर में जाने से रोक दिया गया, ठीक है, या हर टाइम लॉकडाउन ही रह रहा है, ठीक है। राइट टू लाइफ नहीं है, राजा की मर्जी है, ठीक है, जब करा जब लटका दो फांसी, चलो कर दो काम इसका, इस तरह का। या सोशल असपृश्यता का जो है आर्टिकल 16, आर्टिकल 17, तो ये सारे के सारे अधिकार क्या दे रहे हैं हमें? संपूर्ण विकास का मौका दे रहे हैं हमें, संपूर्ण विकास का मौका, ठीक है। इसके अलावा ये अधिकार क्या हैं? सब व्यक्तियों को समान रूप से मिलते हैं, सभी व्यक्तियों को समान रूप से प्राप्त है। ये ऐसा नहीं है किसी को कम और किसी को ज्यादा है, ठीक है, एक्सेप्शन है इनके साथ, वो एक्सेप्शन हम करेंगे। सब व्यक्तियों को समान रूप से हैं, ये सभी व्यक्तियों को, उस देश में, भारत में रहने वाले हर व्यक्ति को समान रूप से अवेलेबल हैं, उनको समान रूप से मिलेंगे ये अधिकार, ठीक है। इसके अलावा अगर किसी को ना मिला, लगता है कि मेरे को नहीं मिला, तो उसके लिए ये न्यायिक है, न्यायिक प्रवृत्ति है इनकी, मतलब वो कोर्ट में जा सकता है, इनसे कोर्ट में जाकर लागू करवा सकता है इनको, ठीक है। अगर किसी व्यक्ति को लगता है कि मेरे मौलिक अधिकार का उल्लंघन हो रहा है और मेरे को संपूर्ण अधिकार नहीं मिल रहे हैं, तो उसके लिए न्यायिक है, ये जुडिशियल है, ठीक है, वो कोर्ट में जा सकता है, सुप्रीम कोर्ट में और हाई कोर्ट में चला जाए। हाई कोर्ट में आर्टिकल 32 के तहत और सुप्रीम को 226 के तहत हाई कोर्ट में, और सुप्रीम कोर्ट में 32 के तहत, आर्टिकल 32 के तहत वो सुप्रीम कोर्ट में जा सकता है, ठीक है, इनको लागू करवा सकता है। इनकी प्रवृत्ति क्या है? ठीक है, नकारात्मक। नकारात्मक प्रवृत्ति क्या है इनकी? नकारात्मक है भाई, ये इनकी प्रवृत्ति है, इनका नेचर जो है नकारात्मक है, ये प्रतिबंध लगाते हैं राज्य को। कुछ इसमें ऐसा भी नहीं है कि ये सारे ही नकारात्मक हैं, इनमें कुछ तो ऐसे हैं जो सकारात्मक, कुछ पॉजिटिव हैं, 2-4 पॉजिटिव नेचर के भी हैं, पर ज़्यादातर इसमें से सारे के सारे नेगेटिव नेचर के, जो सरकार पर रोक लगाते हैं, कोई काम करने से रोकते हैं सरकार को, ठीक है। तो इनकी नकारात्मक प्रवृत्ति भी है, वो देख लेंगे हम, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब क्या फिर एक सबसे बड़ी चीज़ ये होती है कि क्या इनमें संशोधन हो सकता है या नहीं हो सकता है, ठीक है। क्या इनमें संशोधन मतलब क्या इसमें अमेंडमेंट कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं, ठीक है। इनमें संशोधन हो सकता है, तो ये संशोधन के योग्य है भाई, और संशोधन कौन करेगा इसमें, ठीक है। इनमें संशोधन हो सकता है, किसको अधिकार है संशोधन करने का, ठीक है, भारत की संसद को अधिकार है। क्या विधानमंडल को अधिकार है? कोई स्टेट गवर्नमेंट क्या संविधान में संशोधन कर सकती है? नहीं कर सकती है। तो कौन कर सकता है? भारत की संसद, ठीक है। इस बात पर काफी ज्यादा बहस हुई है भारतीय संविधान में, ठीक है, काफी ज्यादा बहस हुई है इस बात पर, क्या ये इनमें संशोधन सही है या गलत है, क्या है, हो सकता है या नहीं हो सकता है, इस चीज पर, इस मैटर पर काफी ज्यादा बहस हुई है। और सुप्रीम कोर्ट ने कई सारे जजमेंट दिए हैं इसके बारे में, कई सारे जजमेंट के बाद अब फाइनली हमारे पास जो चीज़ है ना, अब फाइनली स्ट्रक्चर हमारे पास ये है, ठीक है, कि संविधान के संसद जो है, ठीक है, संविधान के किसी भी पार्ट में, ठीक है, ये जो है संविधान का किस पूरे संविधान में हम ये लिख देते हैं भाई संपूर्ण संविधान, ठीक है। संसद को क्या अधिकार है? संपूर्ण संविधान में संशोधन कर सकती है, किसी भी भाग में संशोधन कर सकती है संसद। अभी हमारे पास जो चीज़ है ना, अभी हाल फिलहाल हो सकता है कि सुप्रीम कोर्ट का कोई नया जजमेंट आ जाए और वो इसको चेंज कर दे, कि कुछ और चीज़ें लगा दे, पर अभी क्या है कि संसद को पूर्ण अधिकार है, ठीक है, संविधान के किसी भी भाग में संशोधन करने का, अमेंडमेंट करने का।
पर साथ में एक क्लॉज जोड़ रखा है, इसमें एक एक्सेप्शन जोड़ रखा है, ठीक है, वो इसके बेसिक स्ट्रक्चर को नहीं छेड़ेगी, आधारभूत संरचना। ये भी आपको इसके साथ रखना है। वो क्या नहीं करेगी संसद, इसके आधारभूत संरचना को नहीं छेड़ेगी। आधारभूत संरचना, बेसिक स्ट्रक्चर, कॉन्स्टिट्यूशन का बेसिक स्ट्रक्चर क्या है? बेसिक आधारभूत संरचना में आती हैं, जैसे हमारे देश का जो है ना, जो शासन व्यवस्था की प्रणाली है वो कैसी है? लोकतंत्रात्मक, गणतंत्र। तो कोई भी सरकार ये नहीं कर सकती कि हमें लोकतंत्र से राजतंत्र बना दे, वो बेसिक स्ट्रक्चर है हमारा, ठीक है। न्यायालय की जो जुडिशियल रिव्यू की पावर है, न्यायिक पुनर्विलोकन की जो शक्ति है न्यायालय के पास, के कोई कानून संविधान के अगेंस्ट है या संविधान के अनुरूप है, वो शक्ति है, जो न्यायिक जांच की जो शक्ति है, वो भी बेसिक स्ट्रक्चर है, ठीक है। हमारे देश की एक विशेषता यह है कि हम पंथ निरपेक्ष हैं, ये भी बेसिक स्ट्रक्चर है। हमारे देश की एक विशेषता यह है कि राष्ट्रपति का चुनाव होता है, ये भी बेसिक स्ट्रक्चर है। हमारे देश की विशेषता है कि ये है कि भाई हमारे देश में जो लोकसभा की और राज्यसभा की सीटें हैं वो जनसंख्या के अकॉर्डिंग सबको बटी हुई हैं सबको, ये भी बेसिक स्ट्रक्चर है, ठीक है। तो इस तरह की ये जो चीज़ें हैं ना, ये सारा का सारा बेसिक स्ट्रक्चर में आ जाएगा, ठीक है। और हम एक संप्रभु देश हैं, ठीक है, हम एक सोवरियन कंट्री हैं, हम संप्रभु देश हैं, ये भी बेसिक स्ट्रक्चर है। ऐसा नहीं कर सकती कोई भी सरकार के भाई अब उन्होंने एक बिल पास करा, संविधान में संशोधन कर दिया और लो हम दोबारा से इंग्लैंड के पास जा रहे हैं, हम हमारा तो वही संभालेंगे, ठीक है, ऐसा भी नहीं हो सकता है, वो ऐसा भी नहीं कर सकते हैं। तो ये कुछ चीज़ें हैं ना जो क्या बताती हैं, ये हमें बेसिक, ये हमारे बेसिक स्ट्रक्चर हैं, इसमें बदलाव नहीं करा जाएगा, ठीक है। चुनाव प्रणाली है, चुनाव तो होंगे भाई, है ना, चुनाव का तरीका बदल सकता है पर चुनाव जरूर होंगे, लोकतंत्र हैं हम, ठीक है। तो इनको छोड़ गए संविधान के किसी भी पार्ट में संशोधन करने का अधिकार किसको है? संसद को है। तो संसद अधिकार कर सकती है, तो फिर साथ में किसमें अधिकार, किसमें संशोधन कर सकती है? साथ में मौलिक अधिकारों में भी संशोधन हो सकता है, ठीक है। तो मौलिक अधिकार में भी संशोधन हो सकता है और इससे रिलेटेड कई सारे केस हैं, ठीक है। जो मौलिक अधिकारों में जो सबसे पहला संशोधन होया है वो कब होया है भाई? ठीक है, मौलिक अधिकारों में जो सबसे पहला संशोधन करा गया है वो कब करा गया है? 1951 में, ठीक है। पहला संविधान संशोधन 1951, ठीक है। किसमें? आर्टिकल 31 को हटा दिया गया था, आर्टिकल 31 को हटा दिया गया था। प्रथम संविधान संशोधन पहला 1951, ठीक है। किसको हटा दिया है? आर्टिकल 31। और आर्टिकल 31 में क्या मौलिक अधिकार था? संपत्ति का अधिकार, ठीक है। तो अब संपत्ति का अधिकार मौलिक अधिकार नहीं है, कैसा अधिकार है? कानूनी अधिकार है, ठीक है। हम कई बार इसके बारे में बात कर चुके हैं कि अब ये कानूनी अधिकार है, अब ये मौलिक अधिकार नहीं है, अब ये लीगल राइट है, ठीक है। अब ये कानूनी अधिकार रह गया है। और कानूनी अधिकार अब कहां पे है भारतीय संविधान में? 300A में है, ठीक है। अभी ये कानूनी अधिकार है 300A में, अब इसको कानूनी अधिकार बना दिया गया है 300A में, ठीक है। हटा गया इसको, यहां से हटा गया। अब ये, और कौन से संविधान संशोधन से करा गया था ये काम? ये वाला काम ये करा गया 44वां संविधान संशोधन 1978 के द्वारा, ठीक है। अब ये चीजें ना आपके याद हैं, ये चीजें सारी की सारी कई बच्चों को याद है, उनको लगता है कि हमारे याद हैं, पर जब भी इन पर ना कोई ठीक सा क्वेश्चन बना लेना हम बिगड़ जाएंगे इसमें से, ठीक है। हमारी समझ में ही नहीं आएगा चल क्या रहा है जीवन में, ठीक है। तो वो चल क्या रहा है जीवन में वो देखने के लिए इनकी बार बार रिवीजन की जरूरत पड़ती है हमें ना, इनके बार बार पढ़ने की जरूरत पड़ती है हमें, ठीक है। तो एक केस है, ठीक है, इनमें केस संसद में बहस चली भाई, सरकार ये चाह रही है कि हम कोई भी फैसला कर सके, संविधान के किसी भी भाग में हम संशोधन कर लें, हमारे पास राइट होना चाहिए। कोर्ट ये चाह रहा है कि नहीं ऐसा नहीं होना चाहिए, कुछ इस तरह की बहस चली। तो एक केस है, ठीक है, शंकरी प्रसाद का, ठीक है, शंकरी प्रसाद है, हाँ, शंकरी प्रसाद वर्सेज इंडिया, स्टेट ऑफ भारत, भारतीय संघ, यूनियन, ठीक है। इसको खाली है, इसके भी रख लेंगे शंकरी प्रसाद, सुप्रीम कोर्ट का केस है ये शंकरी प्रसाद वाला 1951। इस केस में क्या कहा गया था? ठीक है, इस केस में क्या बताया गया? संशोधन कर सकती है या नहीं कर सकती है? कर सकती है भाई, ठीक है। इसमें ये कहा गया कि सरकार संविधान के किसी भी पार्ट में संशोधन कर सकती है। नेक्स्ट,
फिर है गोलकनाथ, याद रख लेना आप इसको भी, गोलकनाथ 1967, ठीक है। गोलकनाथ, ये केस है, कई बार आ जाते हैं क्वेश्चनों में। ये गोलकनाथ वाला केस है 1967। इसमें कहा गया कि मौलिक अधिकारों में संशोधन नहीं हो सकता, ठीक है। इसमें क्या कहा गया, मौलिक अधिकारों में संशोधन नहीं हो सकता, इसमें मना कर दिया सुप्रीम कोर्ट ने कि मौलिक अधिकारों में संशोधन नहीं होगा। फिर अगला एक संविधान संशोधन करा सरकार ने, 24वां संविधान संशोधन 1971, 24वां संविधान संशोधन 1971 सरकार ने करा। सरकार ने कहा भाई ये सब कुछ आर्टिकल 13 या 368 में किसी में भी हम संशोधन कर सकते हैं, ऐसा है। अब इसमें ये डाल दिया कि हम किसी में भी संशोधन कर लेंगे, ठीक है। और आर्टिकल 368 के तहत जो भी संशोधन होगा न्यायिक जांच भी नहीं होगी उसकी, ठीक है। इसमें कहा कि हम किसी भी भाग में संशोधन कर लेंगे। उसके बाद जो केस है वो है केशवानंद भारती का 1973। इसमें क्या कहा गया, जो हमने अभी बात करी ना बेसिक स्ट्रक्चर की, वो इसमें से पैदा हुआ भाई, यहाँ से पैदा हुआ। केशवानंद भारती केस 1973 जो है यहाँ से आया ये चीज़। इसमें क्या कहा गया कि भाई संविधान के मौलिक अधिकार का जो पार्ट 3 है उसमें संशोधन कर सकती है सरकार, ठीक है। मौलिक अधिकारों में संशोधन कर सकती है संसद, पर साथ में क्या है, आधारभूत संरचना को नहीं छेड़ेगी। जो आधारभूत संरचना का जो कॉन्सेप्ट है वो यहाँ से आया है भाई, केशवानंद भारती में वाले केस में 1973 से यहाँ से जुड़ी है ये चीज़, ठीक है। कि इसको नहीं छोड़, तो हमने ये 2-3 केस भी याद रखने हैं हम नहीं, तो इस तरीके से अभी ये चला रहा, अभी हमारे पास ये चल रही है, ये चीज़ चल रही है अब हमारे पास, ठीक है। कि बेसिक स्ट्रक्चर जो है वो नहीं छेड़ा जाएगा, बाकी आप संशोधन कर लो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। आर्टिकल 12 में क्या है, आर्टिकल 12 स्टेट, राज्य की परिभाषा है। आर्टिकल 13 में क्या है, ठीक है, न्यायिक जांच कौन करेगा, सुप्रीम कोर्ट, ठीक है। इसका मतलब क्या है कि सरकार जब भी कोई कानून बनाएगी, ऐसा कोई भी कानून जब सरकार बनाएगी तो उसकी जांच करेगा जुडिशरी, और जुडिशरी का मतलब क्या है, सुप्रीम कोर्ट, ठीक है। तो जब भी सरकार, जब भी देश की सरकार, जब भी संसद कोई कानून पास करेगी तो उस कानून की जांच करनी है किसको, जुडिशरी को, उसकी न्यायिक जांच होगी। क्यों होगी न्यायिक जांच, क्यों जरूरत है भाई न्यायिक जांच की, क्या जरूरत है, उसकी जरूरत यह है क्योंकि हमारे देश का जो शासन है ना वो संविधान के अनुसार चल रहा है, ठीक है। ये संविधान है सबसे बड़ा कानून, इसके अनुसार चलाना आपको शासन। ये जो कह रहा ना वही सच है, बाकी सब कुछ झूठ है, ठीक है। ये चीज कह दी। अब अगर किसी सरकार ने कोई कानून बनाया और वो कानून इसके अगेंस्ट है, ठीक है, इसका उल्लंघन कर रहा है, इसकी जांच कौन करेगा, सुप्रीम कोर्ट। या वो कानून जो बनाया वो इसके अकॉर्डिंग है, ठीक है, इसकी जांच कौन करेगा, सुप्रीम कोर्ट, ठीक है। तो सुप्रीम कोर्ट को ये देखना है, हमारी जुडिशरी को, हमारी न्याय व्यवस्था को ये देखना है कि सरकार जो भी कानून बना रही है ना वो कानून कैसा है, ठीक है, वो कानून कैसा है, एज पर कॉन्स्टिट्यूशन है या अगेंस्ट कॉन्स्टिट्यूशन है। अगर संविधान के अनुसार है वो तो कोई दिक्कत नहीं है भाई, वो कानून बन जाए, लागू हो जाए, कोई दिक्कत नहीं किसी तरह की। अगर संविधान के खिलाफ है, ठीक है, तो क्या हो जाएगा, जुडिशरी उसको क्या कर देगी, जीरो, जुडिशरी उसको जीरो कर देगी, उसको खत्म कर देगी कि भाई ये है ना संविधान का उल्लंघन कर रहा है ये, तो ये कानून नहीं चलेगा, ठीक है। और ऐसे करे भी हैं जुडिशरी ना, हमारी न्यायालय ने, तो क्या कर देती है, उसको जीरो कर देती। तो यही चीज है जो भी आर्टिकल 13 में क्या है, यही बात बताई गई है, जो भी कानून, ठीक है, संविधान के अनुसार नहीं बनाया जाएगा, जो भी कानून संविधान का उल्लंघन करेगा उसको हमारी नल एंड वॉइड कर देगी, हमारी न्याय व्यवस्था उसको जीरो कर देगी, उसकी न्यायिक जांच करेगी कि संविधान के अनुसार है या संविधान के खिलाफ है, ये बात करनी है इसको, ठीक है। अभी टोटल कितने हैं हमारे पास मौलिक अधिकार, कितने हैं भाई, अभी हमारे पास मौलिक अधिकार हैं 6, और उन 6 मौलिक अधिकारों में से एक मौलिक अधिकार है पहला, समानता का अधिकार। कहां से कहां तक है ये, आर्टिकल 14 से 18, ठीक है।
तो पहला है मौलिक अधिकार, ठीक है, कानून के सामने समानता। कौन सा आर्टिकल है? 14। दूसरा मौलिक अधिकार है धर्म, मूलवंश, जाति, लिंग और जन्म स्थान। इसके आधार पर कोई भेदभाव नहीं करा जाएगा, आर्टिकल 15, ठीक है। और तीसरा है सरकारी नियुक्तियों में समानता। ये कौन सा है? 16। और अगला कौन सा है? अस्पृश्यता निषेध है भाई, अनटचेबिलिटी गैर कानूनी है, आर्टिकल 17। और लास्ट कौन सा है? उपाधि। उपाधियां खत्म कर दी गई हैं भाई, आर्टिकल 18 है, ठीक है। ये हमारे पास, तो इनमें से कुछ ऐसे अधिकार हैं जो हमने करने हैं, जो ये 2 अधिकार है ना, हम थोड़े से डिटेल में करेंगे ये दोनों के दोनों, ठीक है। इसमें क्या कह रहा है? समानता का अधिकार में क्या कहा गया है कि कानून के सामने सब समान होंगे, कानून सब पर समान रूप से लागू होगा, ठीक है। कानून के सामने कोई छोटा बड़ा, अमीर गरीब, कोई भी निम्न वर्ग से, कोई भी उच्च वर्ग से नहीं है, ठीक है। और ये जो है ना हमें मिला है, ये वाला कंसेप्ट हमने कहाँ से लिया है? ब्रिटेन से लिया हमने, ब्रिटेन से, ठीक है। ये ब्रिटेन के संविधान से पर आधारित है, तो हमने कानून के सामने सब समान है, ये वहाँ से लिया गया, ये वहाँ पर लागू हो रहा है एक तरह से, इसका भी याद रखना हमने, ठीक है। तो कानून के सामने सब आदमी समान हैं, ये तो बात ठीक है, जायज़ है, पर इसके एक्सेप्शन है ना बहुत इंटरेस्टिंग है और बहुत ज़्यादा जरूरी भी है। ये याद रखने हैं भाई आपको, ये अपवाद याद रखने हैं कि हम कह तो रहे हैं, हम ये बात कह तो रहे हैं कि कानून के सामने सब समान होंगे, ठीक है। कानून की नज़र में सब समान है भाई, कानून ने अपने आँखें पर पट्टी बांध रखी है, इसीलिए बांध रखी है कि कानून देख ना पावे कि ये आदमी तो सुथरा सा है भाई, इस तरह तो कुछ छूट देनी पड़ेगी, ये आदमी तो गोरा सा है और ये आदमी बेचारा काला सा है, ठीक है, नहीं मज़ा नहीं आया, ठीक है, इसको 2 और लगाओ, 2 महीने की सज़ा और दो, इस तरह है ना, क्यों भाई, ठीक है। तो वो देख ना पाए काला है, गोरा है, ऊंची जाति का है, नीची जाति का है, ठीक है, और हाथ में तराजू क्यों पकड़ा दी, ठीक है भाई, मटर थोड़ी ना तोलेगा वो, है क्या देखना उसको, तराजू हाथ में इसलिए है, ठीक है, कि सबूत देखे वो, ठीक है। पर जब आंख नहीं है तो देखेगा कैसे, हैं? सबूत देखे वो कि किसके पक्ष में है, किसके पक्ष में नहीं है, जो भी पक्ष सबूतों के आधार पर होगा उसका फैसला सुनाया जाएगा, ठीक है। कोई बात नहीं, उसका भी कर दिया, अब डिजिटल आ रहा है सिस्टम, है ना, तराजू का भी। अपवाद क्या है? तो अपवाद का मतलब है ऐसी कौन सी कंडीशन है जब लोगों को कानून से ऊपर माना गया, कानून से ऊपर नहीं, उनके साथ थोड़ा सा अलग तरीके से ट्रीट करा जाता है, उनको अलग तरीके से ट्रीट करा जाता है, ठीक है। कौन सा? एक तो ना पहली तो बात ये है, इसका हमने किया, एक चीज़ याद रखनी है कि एक है ना, एक ऐसी कंडीशन होती है देश में जब ये हट जाता है, ये लागू नहीं रहता है। क्या ये हर टाइम पर लागू रहने वाला कानून मौलिक अधिकार है? नहीं। कब हट जाता है ये? जब देश में इमरजेंसी हो, जब देश में आपातकाल हो। जब देश में आपातकाल कौन सा हो? ठीक है, राष्ट्रीय आपातकाल हो। और राष्ट्रीय आपातकाल आर्टिकल किसके तहत होता है? 352 के तहत। जब देश में आर्टिकल 352 के तहत आपातकाल लग रहा होगा तो आर्टिकल जो 14 है ये निलंबित कर दिया जाएगा, होगा नहीं अपने आप, कर दिया जाएगा, ठीक है। तो ये हटा दिया जाता है, निलंबित कर दिया जाता है। कौन सा आर्टिकल? 359। आर्टिकल 359 में कह गई है ये बात, ठीक है। ये 2-3 चीज आपको याद रखनी है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है कई बार। 359 आर्टिकल 359 क्या कह रहा है? आर्टिकल 359 ये कहता है कि जब भी देश में राष्ट्रीय आपातकाल आर्टिकल 352 के तहत लागू होगा, ठीक है, तो क्या करा जा सकता है? आर्टिकल 14 निलंबित करा जा सकता है, हो सकता है निलंबित करा जा सकता है। और कौन कर देगा? राष्ट्रपति कर देगा। तो यहाँ पे फिर जब आर्टिकल 14 ही नहीं रहेगा, ठीक है, तो लागू कैसे होगा? समानता का अधिकार कैसे मिलेगा हमें, जब आर्टिकल 14 तो अब है ही नहीं ना, देश में आपातकाल सा लग रहा है भाई, ठीक है, तो नहीं है वो, तो नहीं है, तो ये एक्सेप्शन हो गया ना इसका। इसके अलावा
नंबर 1 तो ये होगा। दूसरा क्या है, राष्ट्रपति व राज्यपाल, इनको कानून में छूट है भाई, और इनको विशेष महत्व दिया गया है। एक तरह से इनके लिए विशेष प्रोविजन करे गए हैं। कौन सा आर्टिकल है, ठीक है, 361। आर्टिकल 361 में राष्ट्रपति और राज्यपाल के लिए विशेष प्रोविजन है, इनको विशेष छूट दी गई है। पद पर रहते हुए इनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं करी जाएगी, ठीक है, या इन्होंने ऑफिशियल कैपेसिटी में जो भी काम करे हैं ना, उनके अगेंस्ट कोई काम नहीं करा जाएगा, उनके अगेंस्ट कोई भी मुकदमा नहीं चलेगा। इस तरह की चीजें हैं। हाँ भाई, जो ये पर्सनल चलाएंगे ना, जो पर्सनल काम करेंगे, किसी आदमी ने पर्सनल काम कर दिया कोई, ठीक है, अब इसका मतलब ये थोड़ी ना राज्यपाल बन गया तो वो मर्डर करने का लाइसेंस मिल गया उसने, ठीक है, या छेड़छाड़ करने का लाइसेंस मिल गया उसने, ठीक है, तो ये काम करेगा तो चलेगी, वो प्रॉपर चलेगा, वो प्रोसीजर पूरा चलेगा, ठीक है। पर इनको विशेष छूट है, मतलब ये थोड़े से इनको विशेष छूट दी गई है इनको, ठीक है, कि ऑफिस में रहते हुए, उस कैपेसिटी में रहते हुए, पद पर रहते हुए, ठीक है, कुछ मामलों में इनको विशेष दर्जा है इनको, ठीक है, इनको सम्मान नहीं करा जा सकता, इनके खिलाफ कोई कोर्ट कार्रवाई नहीं हो सकती, इनको बुलाया नहीं जाएगा, या पद पर रहते हुए इन्होंने कोई आदेश दिया, उस आदेश के लिए इनको रिस्पॉन्सिबल नहीं ठहराया जा सकता, या आपने आदेश गलत दिया था, ठीक है, इस तरह की चीजें। दूसरा क्या है, एक विशेष प्रोविजन आता है किसके लिए, कि देश में जो सांसद सदस्य होते हैं ना, सांसद जो होते हैं, सांसदों को भी विशेष छूट है, ठीक है, सांसदों को भी विशेष छूट है, आर्टिकल 105, ठीक है। विधायकों को भी विशेष छूट है, ठीक है, विधायकों को कहां पर है, आर्टिकल 194, ठीक है, आर्टिकल 194 में विधायकों को छूट है, विशेष छूट मिलती है इनको। अब क्या छूट मिलती है, कोर्ट किसी भी आदमी को बुला लेता है। मैं एक छोटा सा वैसे एग्जांपल दे देता हूं, एविडेंस के लिए कोर्ट किसी को भी बुला सकता है, पर जब संसद चल रही होती है ना, जब संसद चल रहा हो, जैसे अभी कौन सा सेशन चल रहा है, बजट सेशन चल गया है ना, पता हो तो आप लोगों को, अभी बजट सेशन चल गया है 1 फरवरी से। 1 फरवरी का दिन क्यों इंपॉर्टेंट है, बजट पेश होया है अभी, ठीक है, निर्मला सीतारमण। ये बात अलग है कि वो बजट किसी का समझ में नहीं आया, ठीक है, वो बजट से हमारा कोई लेना देना नहीं है, ठीक है, पर फिर भी बजट तो आया है भाई, बजट पेश होया है, और सबसे पहला सेशन है, ये साल का पहला सेशन है, वो शुरू हो गया है, ठीक है। तो जब बजट सेशन चल रहा होता है उससे 60 दिन पहले का कुछ इस तरह का होता है कि 60 दिन पहले और इसके दौरान उसको, ठीक है, सम्मान नहीं करा जा सकता, किसी कार्रवाई के लिए कोर्ट में बुलाया नहीं जा सकता है। बाकी किसी को भी बुला लो, जब मर्जी आए बुला लो, इनके लिए विशेष छूट है, ठीक है, क्योंकि अभी चल रहा है। और जब ये चल रहा होता है, सेशन चल रहा होता है, तो इनको अरेस्ट भी नहीं करा जा सकता है। जब सेशन चल रहा होता है तो अरेस्ट भी नहीं होगा, तो इनको ये विशेष छूट मिलेगी ना। अब मान लेते हैं कि सेशन चल रहा है और आपने किसी का आती आना बस में झगड़ा हो गया, ठीक है, और आप कंडक्टर ने कहा भाई टिकट ले लो, और तुमने कहा ना मैं तो ना लूँ, और बस 3-4 दोस्त थे, तुमने कंडक्टर पीट दिया, ठीक है, सेशन चल रहा प्रदेश में, ठीक है, उसने कंप्लेन कर दी, पुलिस आई और तुमने कहा सेशन चल रहा, अभी मेरे को गिरफ्तार नहीं कर सकते। ऐसा हो सकता है क्या? नहीं हो सकता, ठीक है। तो इनको है ये विशेष छूट, ठीक है भाई, इनको है ये विशेष छूट, क्लियर है। इसके अलावा जो विदेशी शासक आएंगे ना हमारे देश में, विदेशी शासक, विदेशी राष्ट्राध्यक्ष कह लो, अब राजाओं का तो जमाना गया गुजरा हो लिया है, कुछ ही देश ऐसे हैं जहां पर राजा हैं अब, ठीक है, नहीं तो ज्यादातर में जो है ना क्या चीजें हो गई है, ज्यादातर में लोकतंत्र हो गया है, डेमोक्रेसी ज्यादातर देशों में है, तो वहां पे राष्ट्राध्यक्ष हैं ज्यादातर, और राष्ट्राध्यक्षों में सारे आ जाएंगे, चाहे राजा हो, चाहे राष्ट्रपति हो, चाहे प्रधानमंत्री हो। किसी देश का राष्ट्राध्यक्ष आएगा, कोई इंटरनेशनल कोई संस्था होगी ना, कोई इंटरनेशनल संस्था है, जैसे यूनाइटेड नेशन का कोई डेलीगेशन आ गया, ठीक है, या यूनाइटेड नेशन की कोई और ब्रांच है वो आ गई यहाँ पे सर्वे करने के लिए, ठीक है, या फिर राजदूत आ रहा है, कोई राजदूत है कोई, ठीक है, या फिर ऑलरेडी राजदूत है यहाँ पे, ठीक है, उन आदमियों को भी इसमें छूट है भाई, ठीक है, उनको भी विशेष अधिकार दिए जाते हैं, उनको गिरफ्तार नहीं करा जाता। अगर उनसे कोई क्राइम हो भी जाता है यहाँ पे, ठीक है, तो उनके ऊपर जो केस चलता है वो एज पर उनके देश के हिसाब से चलता है, ठीक है, यहाँ नहीं चलेगा, ठीक है। तो उनको विशेष छूट है, उनको क्या है, उनको विशेष छूट दे रखी। कौन आगे इसमें? राजनयिक आगे, ठीक है, एम्बेसडर वगैरह, राष्ट्राध्यक्ष आगे, और इंटरनेशनल संस्थाएं आ गई हैं, ऐसी संस्थाएं, ठीक है,
जो अंतर्राष्ट्रीय महत्व हो गया, जो शांति वांति के लिए या किसी और काम के लिए या भूखमरी के लिए या बच्चों को कुपोषण से बचाने के लिए या महिलाओं के अधिकारों के लिए जो काम कर रही हैं, ऐसी संस्थाएं जो यूनाइटेड नेशन से रिलेटेड है, ठीक है, ऐसी संस्था, उनको भी छूट है। तो ये एक्सेप्शन है इसके सारे के सारे, 1 2 3 4 5, ये सारे एक्सेप्शन है इसके, ठीक है। इनको विशेष छूट दे रखी है इसमें आर्टिकल 14 में, ठीक है। आर्टिकल 15, आर्टिकल 15 में ये है भाई, पहली बात ये है, जो इसका पहला है, मैं इसको ऐसे ही लिख देता हूं, नंबर 1 ही डाल देता हूं यहाँ पे, ठीक है। किसी भी व्यक्ति के साथ उसके धर्म के हिसाब से, उसके मूल वंश के हिसाब से, उसकी जाति के हिसाब से, लिंग और जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव नहीं करा जाएगा। आर्टिकल 15 का पार्ट 1 है ये, ठीक है। आर्टिकल 15 का पार्ट 1 है ये कि किसी भी आदमी के साथ भेदभाव नहीं करा जाएगा, इन 5 आधारों पर भेदभाव नहीं करा जाएगा, इन 5 आधारों से, ठीक है। दूसरी क्या चीज है इसमें, दूसरी चीज इसमें ये है, ठीक है, कि इन सेम 5 के 5 अधिकारों, इन 5 के 5 आधारों के हिसाब से किसी भी आदमी को सार्वजनिक स्थानों पर जाने से नहीं रोका जाएगा। जैसे सार्वजनिक स्थान क्या है भाई, कोई गवर्नमेंट हॉस्पिटल हो गया, कोई तालाब हो गया, कोई मंदिर हो गया, ठीक है, कोई पार्क हो गया, वहां जाने से नहीं रोका जाएगा। इसके अलावा किसी होटल में जाने से नहीं रोका जाएगा, ठीक है। तो उनके साथ मतलब भेदभाव नहीं करा जाएगा सार्वजनिक स्थानों पे, होटलों में, सरायों में, ठीक है, रोड का इस्तेमाल करने से मतलब वहां पर रोका नहीं जाएगा, सेम चीज है, ठीक है। इन 5 आधारों पे क्या नहीं करा जाएगा, सार्वजनिक स्थानों पर जाने से नहीं रोका जाएगा। ये इन पर रोक नहीं होगी भाई, सार्वजनिक स्थानों पर जाने से, या किसी तरह का भेदभाव नहीं करा जाएगा ऐसे, ठीक है। पर हो तो रही है चीजें, ठीक है। मंदिर में पंडित जी आ जाओ जी, आ जाओ जी, है ना, कोई दलित आ गया, ना आओ जी, रहने दो जी, ठीक है, छोड़ो जी, कोई बात नहीं, भगवान तो कण कण में बसता है जी, पत्थरों में भी है, वहीं पूज लो जी, है ना। फिर चीज़ें अलग अलग हैं, है ना। तो इस तरह की चीज़ें, तो या फिर ये चीज़ें हैं, आजकल वो चीज़ खत्म हो गई है मंदिरों से। आजकल एक दूसरी चीज़ चल रही है मंदिरों में, ठीक है, आजकल चल रही है पर्ची सिस्टम, ठीक है। जिसने मोटा सा दान दे दिया, ठीक है, सीधा बाईपास एंट्री, बाईपास बना हुआ उनके, सीधा लैंड करो और सीधा भगवान के पास, ठीक है। हाँ भाई, वीआईपी पास, जितना मोटा दान उतना बढ़िया पास, बढ़िया दर्शन करेगा, बढ़िया ज्योत भी लगा देगा, फूल भी चढ़ा देगा और आराम से मन्नत भी मांग लेगा। और जो सीधा गया दर्शन के लिए, लंबी लाइन है भाई, इंतजार करना पड़ेगा, भगवान बिजी हैं, ठीक है, इंतजार करना पड़ेगा फिर। और आएगा भी तो वहां आते के साथ आप जो भी चढ़ावा लेके आए होगे, फूल पत्ती, ठीक है, प्रसाद वरसाद, उसके लिए मना नहीं भाई, यहाँ नहीं चढ़ेगा, यहाँ नहीं चढ़ा, यहाँ जोत नहीं लगेगी, यहाँ ये नहीं होगा, चलो चलो आगे चलो, आगे चलो, दूसरे को भी आने दो, आने दो, आने दो, ठीक है। तो ये चीजें हैं कुछ। फिर बीच का भी रास्ता होता है छोटा छोटा सा, ठीक है। आजकल ये चल रही है चीजें, ठीक है, कई सारे मंदिरों में ये तो है ना भाई, हम देख रहे हैं ना। मैं किसी के धार्मिक भावनाएं नहीं भड़का रहा हूँ, ठीक है, मैं ठेस नहीं पहुंचा रहा हूँ भाई, आपकी धार्मिक भावनाओं को मैं ठेस नहीं पहुंचा रहा हूँ, ठीक है ना। मैं बस खाली एक बात बता रहा हूँ भाई, मैं, ठीक है, देख रहे हैं चीज़ें, हम डे टू डे लाइफ में देख ही तो रहे हैं ना, यही चीज़ें देख रहे हैं हम। बिल्कुल सच्ची बात है भाई, बिल्कुल। पर सच्ची बात तो इसी कह दी, जैसे आंख मांगली मार दी है, और भाई किसी का आंख मांगली लग गया तो लगे भाई, है ना, क्या करें। पर बाकी है, सुधार की जरूरत है चीज़ों में, ठीक है। चलो कोई बात नहीं। भगवान पैसे वालों के लिए इजीली अवेलेबल है, गरीब आदमियों से थोड़ा सा दूर है, ठीक है, उनसे रीचेबल नहीं है, उनको थोड़ा सा रखता है कि यार तुम मेहनत करके आओ यहाँ तक, ऐसे थोड़ी ना है, ठीक है। तो या हम इसको पॉजिटिव वे में भी ले सकते हैं, अगर कोई इसमें से भी इतना भी पॉजिटिव दिमाग का आदमी है कोई कि इसमें से भी कुछ ना कुछ निकाल लेगा कि उसको कोई फर्क ही नहीं पड़ता, और नेगेटिव माइंड है नहीं, तो वो ये भी सोच लेगा, यहाँ से मोटिवेट हो जाएगा, अच्छा पैसे वालों के लिए है तो चल मैं अब अगली बार जब आऊँगा ना तो पैसे ही कमा आऊँगा यहाँ पे, ठीक है, सीधी एंट्री वही लेनी है, वीआईपी एंट्री लेनी है मेरे को। तो आदमी मोटिवेट होता है, फिर गरीब से अमीर बन जाता है, फिर बदला लेता है ना, फिर सीधा एंट्री लेता है ना, और फिर पुजारी को कहता है देख मैं वही हूँ, बजा देना था मेरे को है, इस तरह की चीज़ है, कोई बात नहीं। नंबर 3, ठीक है, फिल्मा में भी तो दिखा देते हैं भाई कई बार ये सीन,
ठीक है। और फिल्मों में सारी बात यही थोड़ी ना दिखाते हैं कि लड़की के बापू ने गरीब होने की वजह से शादी करने से मना कर दिया और फिर वो हीरो गया और वो फैक्ट्रियों का मालिक बन के वापिस आया जब तक काम हो लिया था। ऐसा ही नहीं है ना, ठीक है। चलो नंबर 3 है, 3 में क्या कहा गया है, महिला व बच्चों के लिए, महिला और बच्चों के लिए विशेष प्रोविजन कर सकती है सरकार, विशेष कानून बना सकती है, इनको विशेष छूट दे सकती है, महिला और बच्चों को विशेष छूट दे सकती है बसों में रिजर्वेशन, ठीक है। या फिर अभी नहीं है बसों में, खत्म हो गया है भाई, कौन से वाली है, तुम कौन सी बस में सफर कर लग रहे हो मेरे, है भाई हम तो जब बसों में सफर करते थे तो आगे उठा लेती थी, बिल्कुल जवान सी लड़की खड़ी है, अगर लेडीज सीट है, फिर उसके ऊपर से नीचे तक देखो लेडीज कहाँ से है यो, है ना। और वैसे उम्र पूछ लो या फिर आंटी बोल दो तो झगड़ा हो जाएगा, ठीक है। तो लेडीज का मतलब आंटी होता ना, ठीक है। तो बीमारी जब वो सीट की बात आती तो काफी कुछ होता था भाई, चीजें है ना, तो अभी भी होगा। तो या फिर अभी संसद में जो एक बिल है 33% रिजर्वेशन का, ठीक है, बच्चों को छात्रवृत्ति का, बच्चों के लिए फ्री वैक्सीनेशन का, कुछ भी चीजें, ठीक है। अब बच्चों को सरकार, मैं वैसे कर रहा हूँ, ठीक है, मैं वैसे बता रहा हूँ, एक एग्जांपल दे रहा हूँ, बच्चों को सरकार फ्री में वैक्सीनेशन कर रही है, ठीक है। जो छोटे बच्चे होते हैं बीमारियों से बचाने के लिए मिशन इंद्रधनुष और मिशन ये और मिशन वो, ठीक है। अब बड़े आदमी ये जाके थोड़ी ना कह देंगे जी ये इंजेक्शन हमारे भी लगाओ, ठीक है, बच्चों को ही क्यों लगा रहे हो, हमारे भी लगाओ। तो सरकार क्या कर सकती है, उनके लिए विशेष प्रोविजन कर सकती है भाई, इसलिए ये चीजें, ठीक है। और नंबर 4 है, 4 में क्या है, शिक्षा में रिजर्वेशन, ठीक है, एजुकेशन में रिजर्वेशन, शिक्षा, इसके लिए विशेष प्रोविजन कर सकती है सरकार। सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़े हुए वर्गों के लिए, सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़े हुए वर्गों के लिए शिक्षा में सरकारी संस्थानों में आरक्षण की व्यवस्था करी जाएगी या उनके लिए सीटें आरक्षित कर सकती है सरकार। तो एजुकेशन में जो रिजर्वेशन है वो कहां पे, आर्टिकल 15 का 4, ठीक है। और आर्टिकल 15 इसका 5 क्या है, आर्टिकल 15.5 ये कहता है कि ये जो रिजर्वेशन है ना नंबर 4 में, इसको प्राइवेट संस्थानों तक भी बढ़ा सकती है अगर सरकार चाहे तो, ठीक है। क्या बात कह दी है यहाँ पे, अभी प्राइवेटों में नहीं मिलता ना रिजर्वेशन, तो अगर सरकार ऐसा कानून बनाना चाहे कि भाई प्राइवेट इंस्टीट्यूट भी क्या करेंगे, रिजर्वेशन को मानेंगे या उनके लिए सीटें रिजर्व रखेंगे, तो उसको वहां तक भी बढ़ा सकती है। और एग्जाम्पल के तौर पर हम क्या देख सकते हैं, 25% सीटें प्राइवेट स्कूलों में, ठीक है, गरीब बच्चों के लिए जो BPL के लिए वो होती है ना रिजर्व टाइप की, ठीक है, वो रखते हैं ना कि 25% सीटें आप रखोगे भाई, इस तरह की कुछ चीज़ें हैं, 25 या जितने भी हैं, ठीक है, वो रखने की। तो शिक्षा में हमें इसमें बस ये याद रखना कि शिक्षा से आरक्षण की बात हो रही है यहाँ पे ना, ये चीज़ याद रखेंगे। और नंबर 6, ये तो सबको पता होगा, EWS, हाँ फिलहाल मैं ही तो बना था, EWS, इकोनॉमिक वीकर सेक्शन के लिए रिजर्वेशन, ठीक है, शिक्षा में भी है भाई उनको ना, EWS के लिए जो विशेष करा गया है वो बड़ी चीज़ें। ये ऐसा आर्टिकल है, आर्टिकल 15 ऐसा मौलिक अधिकार है जो सिर्फ भारतीयों को मिला हुआ है, ये भी याद रखनी है आपको। ये ऐसा मौलिक अधिकार है जो सिर्फ भारतीयों को मिला हुआ है, विदेशियों को नहीं मिलता है ये, ठीक है। और उसके अलावा इसमें एक चीज और जोड़ लो, जब आपातकाल लग रहा होगा तो क्या ये निलंबित हो जाएगा या नहीं होगा, ठीक है, हो जाएगा, ठीक है, ये निलंबित हो जाएगा, हट जाएगा, ये भी हट जाएगा, ठीक है। सरकारी नियुक्तियों में रिजर्वेशन, ठीक है, इसमें हमने बस ये याद रखना है कि सरकारी नौकरियों में रिजर्वेशन का आर्टिकल 16(4) है भाई, ठीक है। जो सरकारी नौकरियों में SC, ST, OBC, ठीक है, या EWS का 6 है, ठीक है, इनको जो रिजर्वेशन है, ठीक है, वो कहाँ पर है, 16(4) में। और 16(6) की अगर बात करोगे आप, 16 का पार्ट 6, तो वो EWS के लिए है, ठीक है, EWS। ये 2 आर्टिकल इसके याद रख लो बस, अगर मतलब गहराई से ही पढ़ना है तो थोड़ा सा अंदर से अगर देखना आगे भाई, इनके ये ऐसे ही दे दिया, 16 का पार्ट 6 है, 4 है, क्या है क्या नहीं है, वही देखना हमने, तो वो उसको कर देंगे। अब असपृश्यता, अनटचेबिलिटी, आर्टिकल 17,
ये अकेला ऐसा आर्टिकल है पूरे के पूरे मौलिक अधिकारों में या पूरे के पूरे पार्ट 3 में ऐसा अकेला मौलिक अधिकार है जो पूर्ण है, ठीक है। इसके कोई एक्सेप्शन नहीं है। देखो इसके भी एक्सेप्शन थे। क्या एक्सेप्शन थे इसके? इसमें यह कहा गया सरकारी नौकरियों में ना सबको समान मौका मिलेगा, सबको समान मौका ऐसा मिलेगा। हमारी क्लास में कई सारे बच्चे ऐसे बैठे हुए हैं जो आरक्षित वर्ग के हैं, EWS के हैं, कई सारे जनरल के हैं। अभी वैकेंसी आई, ठीक है, 100 वैकेंसी आई, ठीक है, तो सब अलग अलग कैटेगरी में उनको छूटें मिलेंगी, है ना। तो समान तो नहीं होया, पेपर तो एक जैसा है, पर उनकी मेरिट लिस्ट का टॉप लिस्ट अलग अलग चली गई है। अब ये क्यों चली गई है, अब रिजर्वेशन क्यों दिया गया है? क्योंकि भाई कुछ बच्चे ऐसे हैं जिनका आर्थिक हालात काफ़ी बढ़िया है, जिनकी सामाजिक हैसियत काफ़ी ठीक है, जिनको ऐसा एनवायरनमेंट मिल गया है कि वे अच्छे तरीके से स्टडी कर पाए। कुछ बच्चे ऐसे हैं कि उनको ऐसी जगह नहीं मिली, ठीक है, या उनको ऐसे आर्थिक हालात से नहीं गुजरे हैं, या ऐसी सामाजिक स्थिति है कि वो अच्छे से स्टडी नहीं कर पाए, तो उनको थोड़ा सा, ठीक है, उनको थोड़ा सा आरक्षण की ज़रूरत है, उनको थोड़ा सा मतलब प्रोत्साहन की ज़रूरत है। क्योंकि एक बच्चा कन्वेंट स्कूल में पढ़ा हुआ है, बिल्कुल सामाजिक रूप से अभी वो अपने आप को मोटिवेटेड महसूस करता है कि मैं उच्च वर्ग से रिलेटेड हूँ, ठीक है ना, गाना में भी नाच ले है बढ़िया तरीके से। और एक बच्चा उस वर्ग से रिलेटेड है कि जो बिल्कुल गरीब घर में पैदा हुआ है, बेसिक भी फैसिलिटी नहीं है, और इवन के वो घोड़ी पर चढ़ गया अपनी घुड़चढ़ी भी नहीं करवा सकता, ठीक है। ये घोड़ी पे बैठ गया था, कई लोगों का पेट में दर्द हो जाए, ये घोड़ी पे बैठने का अधिकार तो हमारा है भाई, तू क्यों बैठ गया, है ना। तो वो चीज़ें हैं, तो उसके लिए फिर ये जरूरी है, सामाजिक इक्वलिटी के लिए ये चीज़ें जरूरी है। तो इसलिए इसके ये एक्सेप्शन हो गए, ये इसके एक्सेप्शन हो गए ना। ऐसे ही इसका कोई एक्सेप्शन नहीं है, ठीक है, कि कोई भी आदमी के एक आध आदमी को, इवन के राष्ट्रपति को ही छूट दे दी, राष्ट्रपति साहब आपको छूट है, आप किसी के साथ भेदभाव कर लेना, किसी को भी कुछ भी कह देना, उसकी जाति का नाम ले गाली दे देना, ठीक है, या आप पूछ लेना कि तेरी जाति क्या और फिर पानी पीना, ठीक है, या तेरे मटके में कोई पानी पीना हो ना तो मना कर दियो, ठीक है। भाई तेरा पर्सनल मटका तो मना कर ही देगा, किसी को भी कर देगा, पर अगर यूं कह मना कर दिया ना, ये कौन सी जाति का है, ठीक है, दूर हो जा मटके से तो दिक्कत हो जाएगी भाई, है ना, तो दिक्कत आ जाएगी, ठीक है। तो ये चीज़ें हैं। फिर आर्टिकल है जो इम्पोर्टेंट है हमारा, आर्टिकल उपाधियों का अंत, इसको यहीं ले आते हैं भाई हम बीच में। ये 18 है, आर्टिकल 18 में बताया गया उपाधियों का अंत, ठीक है। इसमें ना क्या कह रहा गया, शिक्षा में और सेना में जो टाइटल दिए जाएंगे ना, ठीक है, सेना में या शिक्षा में, इन क्षेत्रों में जो भी टाइटल दिए जाएंगे वो तो मान्य है, कोई बात नहीं है। इसके अलावा जो उपाधियां दी जाएंगी वो मान्य नहीं है, जो टाइटल दिए जाएंगे वो मान्य नहीं है। राय बहादुर, राजा साहब, राव साहब, ठीक है, केसर हिंद, केसर हिंद, है ना, 1008 श्री श्री, है ना, इस तरह की कोई भी, मजाक की बात है, कोई भी ऐसी उपाधि वो नहीं दी जाएगी भाई, ठीक है। उपाधियां टाइटल नहीं दिए जाएंगे, ठीक है। किस में बात कही गई है, ये आर्टिकल 18 में। पर कौन से दिए जा सकते हैं, सेना में और शिक्षा में दिए जा सकते हैं। इसकी एक चीज आपको और याद रखनी है, कोई भी भारतीय नागरिक किसी दूसरे देश की भी उपाधि नहीं ले सकता है बिना राष्ट्रपति की अनुमति के, ठीक है। कोई भी भारतीय नागरिक किसी विदेशी उपाधि, कोई विदेशी उपाधि नहीं ले सकता है बिना राष्ट्रपति की अनुमति के। या कोई भी भारतीय सरकारी सेवक, कोई भी भारतीय सरकारी सेवक, ठीक है, जो सरकार किसी सरकारी नियुक्ति में है, सरकारी नौकरी में है, ठीक है, जो सरकारी पद हासिल कर रखा है जिसने, वो कोई इनाम, उपहार, उपाधि वो भी नहीं ले सकता है बिना राष्ट्रपति की अनुमति के, ठीक है। किसी दूसरे देश से नहीं ले सकता है वो भी, ठीक है। ये भी चीज़ याद रखनी है कि हम विदेशों से नहीं ले सकते हैं भाई, ठीक है, राष्ट्रपति की चाहिए, हमें अनुमति चाहिए। इसके अलावा जो हमें याद रखना है, एक चीज़ यहाँ पे याद रखना है, कुछ एक तो ना 3 हमारे पास पद्म पुरस्कार हैं, पद्म पुरस्कार। इनकी शुरुआत कब हुई, 1954 में। पद्म पुरस्कारों की शुरुआत कब हुई है, 1954 में। और पद्म पुरस्कार कौन कौन से हैं, पद्म विभूषण, पद्म भूषण, पद्मश्री, 1954 में। भारत रत्न भी वैसे 1954 में ही शुरू हुआ है, ठीक है। तो क्या ये भी तो टाइटल ही है ना भाई, पद्मश्री, पद्म विभूषण, पद्म भूषण, ये भी तो टाइटल ही है। इनका क्या,
ठीक है, क्या ये मान्य है? आप एक तरफ तो कह रहे हो कि उपाधि नहीं दी जाएंगी, दूसरी तरफ आप दे भी रहे हो। तो इनके बारे में ये मान्य है। क्यों मान्य है? 1996 में, ठीक है भाई, सुप्रीम कोर्ट ने जजमेंट में इनको अनुमति दे दी है। ये भी चीज़ याद रखनी है, सुप्रीम कोर्ट ने अपने जजमेंट में इनको अनुमति दे दी है कि भाई ये टाइटल दिए जा सकते हैं। पर साथ में एक चीज़ जोड़ रखी है कि आदमी इनका इस्तेमाल ना तो अपने नाम के सामने करेगा ना अपने नाम के पीछे करेगा। ठीक है, मतलब मिल तो गया उसको, लिख नहीं लेते हैं डॉक्टर ABCD, ठीक है, या ये आदमी ABCD नाम है, ये PhD लिख दिया पीछे, ऐसे नहीं लिख सकता पद्मश्री, है ना, किसको चाहिए पद्मश्री की उपाधि है? ऐसा किसी को नहीं चाहिए, चलो छोड़ दो। तो ये नहीं लिख सकता, आपके नाम के सामने और पीछे इसका इस्तेमाल नहीं करेगा इन उपाधियों का। ये चीज़ें हैं, ठीक है, क्लियर है ये बात? ठीक है, हटाएं इसको। समानता का अधिकार हो गया भाई आपका, ठीक है। इसमें एक अधिकार और बता देता हूं, बाकी आपको स्वतंत्रता का अधिकार आता ही है या नहीं आता? आता है, स्वतंत्रता का अधिकार है, ठीक है। जल्दी जल्दी करते हैं, अभी खत्म करने हैं भाई ये। उन्नीस से 22, 19 में क्या है? हाँ भाई, बोलने का अधिकार है, प्रेस की आजादी है। हाँ भाई, हाँ, इसमें एक नहीं, इसमें 6 टाइप की स्वतंत्रताएं हैं। इसमें 6 प्रकार की स्वतंत्रताएं हैं भाई। किसमें है? 19 में, नंबर 1। और नंबर 2, 20 में क्या है? अपराधों के, आप इसको लिख सकते हैं दोष सिद्धि के खिलाफ। दोष सिद्धि के से संरक्षण, छोटा लिख दिया, ठीक है। नंबर 3, कुछ ये किसमें है? 20। इसमें लाइफ एंड लिबर्टी है ना, प्राण और दैहिक स्वतंत्रता। 21, ठीक है। और 22 में क्या है? गिरफ्तारी से। आ गया भाई, थारे वाला भी है ना, है कहाँ भर रहा है, फंसे आगे कहते हैं। हाँ भाई, 3 तरह के लड़के होते हैं, ठीक है। बताया जाए ना बताया जाए? ठीक है, बता दें भाई। लड़कों के टाइप 3 टाइप के होते हैं। एक तो होते हैं भाई, चलो सुन लो, कोई बात नहीं, क्या हो रहा है, सारा अपना ही टाइम है, बेइज्जती से डर लगा है? नंबर 1, कृष्ण भक्त। नंबर 2, शिव भक्त। नंबर 3, हनुमान भक्त। आवाज मत करो, समझ गए होगे मेरे ख्याल से, हैं? चलो फिर भी और डिटेल में समझा दूं, हैं? हाँ भाई, इसका ना मेरा, ठीक है। कृष्ण भक्त वाले आवाज ना करोगे तो बता देता हूं, हाँ। कृष्ण भक्त जो होते हैं ना, ये जो लड़के होते हैं, ये खाओ पियो ऐश करो, ठीक है, कोई बात नहीं। आप एक तरह से ये समझ सकते हो कि इनके पास, एक आध के पास, किसी के पास 1 या किसी के पास 2, ठीक है, किसी लड़की से बातचीत है, मतलब इनकी एक आध कोई गर्लफ्रेंड है, ठीक है। तो हम ये कह सकते हैं ये ऐसे लड़के हैं जिनकी कोई गर्लफ्रेंड है, ठीक है। चाहे मतलब ये भले ही 1 साइडेड हो, ठीक है, भले ही इस लड़की से खाली लड़की ने ऐसे ही बात कर ली, चलो कोई बात नहीं, भाई है, कोई बात नहीं ना। और इन्होंने
इन्होंने बच्चों के भी नाम सोच लिए, है ना। मतलब भले ही हो वन साइडेड हो, पर है ये इस तरह का ना। ये फिर ये वाले होते हैं कि कोशिश में तो होते हैं, ठीक है, कोशिश में तो है कि कोई गर्लफ्रेंड हो जाए, किसी से बात कर लें, पर मतलब होती नहीं है, ठीक है, मतलब इनके पास नहीं है, ठीक है। तो फिर ये क्या करते हैं, ठीक है, फिर ये स्टेटस लगाते हैं, बोले वस्तु चाहिए और तब सब कुछ धोखेबाज है और तो सब कुछ ये यार वो इस तरह की चीज़ है फिर, ठीक है। इनके पास मतलब ऐसा नहीं है। फिर ये वाले होते हैं, ये स्ट्रेट फॉरवर्ड होते हैं, क्लियर होते हैं, ना खाएंगे ना खाने देंगे, है ना, ठीक है, इस तरह की चीज़ें। हनुमान भक्त हैं, बजरंग दल वाले, ठीक है, अगर पार्क में हस्बैंड वाइफ या फिर बाण भाई भी बैठे और डले मारे भाजेंगे, ठीक है, ये वैसे वाले होते हैं, ठीक है। ये अपना हनुमान जी का मानना है भाई, कोई नहीं, सब ड्रामा है ये और वो है, ये इस तरह के होते हैं, ठीक है, इस तरह की कैटेगरी होती है ये। अब समस्या किसके साथ सबसे ज़्यादा होती है, यहाँ पर होती है समस्या सबसे ज़्यादा। अब इनके पास होती है कि मैं किधर जाऊँ, कसम हूँ, यहाँ रह नहीं सकता, ठीक है, कोशिश करना लग रहा हूँ, यहाँ आ नहीं सकता, तो समस्याएं हैं, ठीक है। तो ये क्या करता है फिर, ये सोचता है मैं तो नहीं जा सकता, इन न तो बुला लूँ, ठीक है। तो ये क्या करेगा, इसके कैन अप्रोच करेगा, अब यार दोस्त होते ही हैं, और इस कैन भी अप्रोच करेगा, ठीक है। अब ये इसके दिमाग में भड़काएगा उल्टी उल्टी बातें। अगर ये कहा किसी लड़की से किसी भी वजह से बात करता होगा तो उसके बारे में नाप शनाप बक के, ठीक है, और उनका करवा देगा ब्रेकअप। अरे छोड़ना तो कुछ नहीं होता, अब फिर शांति से कहेगा मेरे जैसा हो गया और ऐसे इसके साथ करेगा, इसके साथ ये करेगा, अरे छोड़ना तू क्या कहाँ के चक्रों में पड़ रहा, तू जिंदगी में आया है, भगवान तक की कहेगा जाके, ठीक है, इसका दिमाग खराब कर देगा, इसने भी अपने जैसा लिया होगा, ठीक है, बराबर सारी चीज़ें, ठीक है। तो इस तरह की चीज़ें हैं, और फिर उनसे भी लगवाएगा स्टेटस और आप भी लगाओगा, हैं, मजे लेगा बस, है भाई, इस तरह की चीज़ें। चलो कोई बात नहीं, हाँ भाई, अगली बार छोड़ी आगे बताएंगे भाई, हैं, ठीक है। वैसे लड़कियों की भी कैटेगरी होती है ना, एक काली माई की भगत हैं, वैसे बोले की भगत भी होती है, ठीक है। किसी फेर दिन करेंगे, अभी ये क्लास पूरी कर लें, अगली क्लास में बात कर लेंगे, कोई बात नहीं, हमारे दौरे तेरा है, मटेरियल बहुत है, ठीक है। 6 स्वतंत्रताएं आपने पढ़ रखी हैं, 6 की 6। आर्टिकल 19 है, 19 का जो 1A है, ये कहता भाई अभिव्यक्ति की आज़ादी। अभिव्यक्ति का मतलब है बोलने की आज़ादी आपके पास। आप अपने आप को ना हाव भाव से, मतलब ऐसा नहीं है कि बोल के ही, ठीक है, लिख के, पिक्चर के द्वारा, हाव भाव से, गेस्चर से, ठीक है, किसी भी तरीके से आप अपने जो मन के भाव हैं उसको कह सकते हो। पर इस पे अपवाद हैं, इस पर लगे हुए हैं, रोक लगी हुई है, इस पर रेस्ट्रिक्शन है इस पर, क्योंकि कुछ चीज़ों में आप ऐसी बातें नहीं बोलोगे इस नाम से कि मेरे को अभिव्यक्ति की आज़ादी है, जिससे माहौल ख़राब हो जाए, ठीक है, लॉ एंड ऑर्डर की समस्या क्रिएट हो जाए, 2 जातियों में झगड़ा हो जाए, 2 संप्रदायों में झगड़ा हो जाए, किसी देश के साथ हमारे संबंध बिगड़ जाएं, ठीक है, या हमारे देश की संप्रभुता या स्वतंत्रता खतरे में पड़ जाए, ऐसी बातें आप नहीं बोल सकते हो, ठीक है। किस नाम से कि मेरे को अभिव्यक्ति की आज़ादी। और इसी आज़ादी के साथ हम जोड़ के रखते हैं प्रेस को, इसी में है भाई, प्रेस को आज़ादी है, ठीक है, इसी में को जोड़ के रखते हैं। फिर अगली बारी आती है, फिर बी आता है 19(1)(a) बी। क्या होता है ये, सम्मेलन करने की आज़ादी। कहीं भी सम्मेलन करने की, सम्मेलन का आयोजन होता है, जो सम्मेलन करने की आज़ादी है भाई। आप शांतिपूर्ण, पर बात क्या है, शांतिपूर्ण सम्मेलन, खाली सम्मेलन नहीं, शांतिपूर्ण सम्मेलन। आप भाई लाठी गंडासे तलवार लेकर सम्मेलन में जाओगे और ले लो रखोगे तो नहीं चलेगी वो बात, है ना। आप शांतिपूर्ण सम्मेलन कर सकते हो, ये आज़ादी आपको। सम्मेलन कौन करता है, सम्मेलन के लिए क्या चाहिए, ज़्यादातर पार्टियां करती हैं, तो पार्टी या संघ बनाने की आज़ादी है भाई आपको। पार्टी या संघ बना सकते हो आप अपना, ठीक है। अब पार्टी और संघ तो एक जगह तो बैठेंगे नहीं, वो देश में कहीं इधर उधर भी जाएंगे, ठीक है। तो ये है कहीं भी घूमने फिरने की, देश के किसी भी हिस्से में घूमने फिरने की आज़ादी है। और ई है, ठीक है,
हाँ भाई, कहीं भी बसने की आज़ादी, निवास करने की आज़ादी। जब आप इधर उधर जाओगे तो रहोगे भी तो कहीं, निवास की आज़ादी, कहीं भी रह सकते हो आप। एफ खत्म हो गया है, ठीक है। और जी है व्यापार करने की, पर व्यापार कौन सा? कानूनी दायरे में रह के, ठीक है। कानूनी व्यापार कर सकते हो आप, ऐसे नहीं है कि आप कुछ धंधा शुरू कर दिया, इलीगल व्यापार नहीं करोगे आप, ठीक है। इस तरह की चीजें, ठीक है भाई। ये 6 आज़ादियां हैं, आपको याद रखनी है 19 में। 19 को जब भी देश में राष्ट्रीय आपातकाल लग रहा होगा, आपको ये चीज याद रखनी है, इसकी वो जरूरी है। जब भी देश में राष्ट्रीय आपातकाल लग रहा होगा तो 358 के तहत अपने आप खत्म हो जाता है भाई। इसके लिए राष्ट्रपति को कोई ऑर्डर जारी करने की जरूरत नहीं होती है। तो आर्टिकल जो है ना 358 क्या कहता है? आर्टिकल 358 क्या कह रहा है कि जब भी देश में 352 के तहत आपातकाल लग रहा होगा तो 19 में जो स्वतंत्रताएं हैं वे अपने आप खत्म हो जाएंगी, ये बात कह रहा है। तो 359 के में जो स्वतंत्रताएं, जो हमें मौलिक अधिकार है उसको खत्म करना है, खत्म नहीं करना है, मतलब निलंबित करना, सस्पेंड करना है, तो उसके लिए क्या है? ऑर्डर जारी करना पड़ेगा, ठीक है। राष्ट्रपति को एक आदेश देना पड़ेगा। पर 358 में क्या है? 358 ये कह रहा है कि 19 में जो स्वतंत्रताएं हैं वे अपने आप निलंबित हो जाएंगी, उसके लिए कोई ऑर्डर जारी करने की जरूरत नहीं है। बस क्या होना चाहिए? आपातकाल होना चाहिए, राष्ट्रीय आपातकाल 352 में, आर्टिकल 352 में, बस, ठीक है। ये मौलिक अधिकार भी ऐसा मौलिक अधिकार है जो सिर्फ भारतीयों को प्राप्त है, ठीक है भाई, सिर्फ भारतीयों को प्राप्त है। ये मौलिक अधिकार भी ऐसा है। आर्टिकल 20, ठीक है, दोष सिद्धि के खिलाफ, अपराधों में दोष सिद्धि के खिलाफ संरक्षण है, ठीक है। इसके लिए क्या करा जाएगा? नंबर 1, इसके लिए 3 कंडीशन है। वर्तमान कानून के तहत सजा, किसी भी व्यक्ति ने कोई अपराध कर दिया तो उसको जो सजा मिलेगी ना, वर्तमान कानून के तहत सजा मिलेगी, प्रेजेंट कानून के तहत सजा मिलेगी, जो आज इनफोर्स है। क्या हो गया? क्या? तो मैं वही तो कह रहा हूं ना, आज क्राइम कर रहा है ना बेटा, क्राइम आज कर रहा है। आज हमारे पास चोरी के लिए 6 साल की सजा है। आज हमारे पास ऐसा कानून है, चोरी के लिए 6 साल की सजा है। आज आपने चोरी कर ली तो आपको 6 साल की सजा मिल सकती है। कल वो नया कानून बना दिया संसद ने कानून बना दिया, चोरी करेगा तो हाथ काटेंगे, ठीक है, तो आपके हाथ नहीं कटेंगे, आपको 6 साल की सजा मिलेगी। जो प्रेजेंट कानून है, अपराध कमीशन ऑफ क्राइम के टाइम पे जो भी हमारे पास लॉ है, जो भी कानून है, उस कानून के तहत सजा मिलेगी। पहली बात इसकी ये है, ठीक है। फिर एक अपराध अगर आपने कर दिया तो 1 बार सजा, ठीक है। ठीक है, एक अपराध के लिए आपको 1 ही बार सजा दी जाएगी। ऐसा नहीं है कि एक बार 3 साल पूरी कर खाया फिर आ जा भाई 3 साल फिर रह ले, जैसे ही बाहर निकला फिर आ जा, फिर बाहर निकला फिर आ जा, ठीक है। ऐसा नहीं है कि उसकी सारी जिंदगी वहीं पर कटवा दें, ऐसा नहीं करा जाएगा, ठीक है। फिर तीसरी कंडीशन इसमें क्या है कि भाई खुद के खिलाफ गवाही देने के लिए मजबूर नहीं करा जाएगा। स्वयं के खिलाफ गवाह बनने के लिए, स्वयं के खिलाफ साक्षी बनने के लिए, ठीक है, स्वयं के खिलाफ एविडेंस देने के लिए मजबूर नहीं करा जाएगा। अब ये कैसे है? नार्को टेस्ट का नाम सुना है? नार्को टेस्ट, इंजेक्शन दे देते हैं, ठीक है, नार्कोटिक्स का एक नशीला पदार्थ, ठीक है, उसका इंजेक्शन दे देंगे, नशे में आदमी सब कुछ बता देता ना, सही सी बातें बता देता है ना, सारी की सारी बातें बताने लग जाता है। दारू पिया उड़ा आदमी नहीं रोन लग जाएगा, ठीक है, उसके दिल के दर्द सारे बाहर आ जाएंगे फिर, है ना, इस तरह की चीज़ें, क्योंकि वो नशे में है तो नशे में फिर वो चीज़ें बता देगा। या फिर लाई डिटेक्टर टेस्ट, ठीक है, वो चीज़ें होती हैं। या फिर एक आध और इसी तरह का कोई टेस्ट, ठीक है, तो उसमें क्या वो मशीन लगा देते हैं, जब क्वेश्चन पूछते हैं ना तो उसके दिल की धड़कनें, उसकी हार्ट रेट, या फिर उसका जो सांस लेने का तरीका है, या बॉडी के जो दूसरे पार्टों में जो वाइब्रेशन हो रही है, या जो भी कुछ है वे सारी नोट करते हैं वे। जब एक आदमी से आप नॉर्मल सवाल पूछ रहे हो और आप बिल्कुल नॉर्मल हो और आपने कोई झूठ नहीं बोल रहे हो, ठीक है, तो आप नॉर्मली आंसर दे रहे हो, आपका कोई बदलाव नहीं हो रहा है। पर जब आप झूठ बोलने लगते हो तो आपके मन में कहीं ना कहीं चोर सा आ जाता है, आप सोचने लगते हो, आंसर सोचने लगते हो, ठीक है, तो उनको कैच करके फिर वो बता झूठ बोल रहा है, सही बोल रहा है, ठीक है, इस तरह की चीज़ें। और इसके लिए क्या करते हैं, पहले तो उससे वे क्वेश्चन पूछे जाते हैं जो सबके ही होते हैं, नाम क्या है, पापा का नाम क्या है, उसको नॉर्मल करने के लिए कि इस क्वेश्चनों का आंसर ये कैसे दे रहा है, ठीक है। फिर उससे उस बात के बारे में क्वेश्चन पूछे जाते हैं जो है, जो जिसके बारे में उसको इंक्वायरी करनी है, क्राइम के बारे में।
अच्छा कि वो जब क्राइम हुआ तो आप कहाँ थे, ठीक है, कि मैंने तो सुना आपने करा है, या ये चीज़ें हैं या वो चीज़ें हैं, वो फिर उसमें क्या बदलाव आया उसमें, ठीक है, वो झूठ बोल रहा है या सच बोल रहा है, उस तरह की चीज़ें। तो उनको तो ऐसी है ना, ये बिना कोर्ट की अनुमति के ये नहीं करवाए जा सकते, ठीक है। आदमी अगर मना कर दे नहीं भाई मेरे को नहीं करवाना, तो नहीं करवाना है, मना कर रखा है, ठीक है। ये चीज़ें हैं, ये तीनों इसमें ध्यान रखने हैं। प्राण और देह की स्वतंत्रता में ये कहा गया है 21 में, आर्टिकल 21 में, कि किसी भी व्यक्ति को कानूनी प्रक्रिया के सिवाय, ठीक है, कानूनी प्रक्रिया के सिवाय, ठीक है, उसके प्राणों से, ठीक है, वंचित नहीं करा जा सकता। कसूते वर्ड यूज कर दिए हैं, मतलब किसी भी आदमी की जान नहीं ली जा सकती बिना कानूनी प्रक्रिया के। कानूनी प्रक्रिया क्या है? कसाब को फांसी की सजा दे दी, सुना है सबने। मुंबई ताज होटल पे हमला होया था, आतंकवादी कसाब पकड़ा गया, उसको फांसी की सजा होगी, ठीक है। जान तो ली ना हमने उसकी, पर जान कैसे ली हमने उसकी, ठीक है, कानूनी तरीके से। पहले हमने पूरा एक कोर्ट में केस चलाया, उसका भी वकील होया, उसने अपना डिफेंस दिया, हमने अपना रखा, पक्ष रखा, कोर्ट ने सब कुछ सुनवाई करी, और फिर कोर्ट को लगा ये अपराध दिया तो कोर्ट ने सजाए मौत दे दी। तो कानूनी प्रक्रिया का पालन होया पूरा पूरा। हमने ऐसा तो नहीं करा ना, कसाब पे इल्ज़ाम लगाया भाई इसने आतंकवादी हमला करा है और इसको गोली मार दो, इसको जहर पिया दो, इसको फांसी दे दो एकदम से, ऐसा तो नहीं करा। ऐसा करना गलत है। तो इसमें यही बात करी गई है, हर आदमी को प्राण और देह की स्वतंत्रता है, ठीक है। और यह आर्टिकल काफ़ी ज़्यादा बड़ा है, और प्राणों से संबंधित जो भी चीज़ें आएंगी ना, आदमी को सारे अधिकार हैं। खाने का अधिकार, सोने का अधिकार, स्वच्छ वातावरण का अधिकार, ठीक है, एकांत का अधिकार, मतलब एकांत में आदमी रहना चाह रहा है और पीछे जा कोई थप्पड़ मार रहा है और क्या हाल है, ठीक है, तो वो भी भाई इसके अधिकार का उल्लंघन हो रहा है, ठीक है। हाँ भाई क्यों भटका रहा है मेरे को तू है भाई, कोई नहीं बेटा। तो ये चीज़ें हैं, ठीक है, सोने का अधिकार, खाने का अधिकार, ठीक है, गरिमापूर्ण जीवन जीने का अधिकार, तो ये सारे के सारे इसी में आएंगे हमारे, है ना। क्लियर है ये बात। ये अधिकार ऐसा है, ये और ये, ठीक है, कभी भी खत्म नहीं होते, हमेशा लागू रहेंगे भाई, कभी भी खत्म नहीं होंगे, हमेशा लागू रहेंगे, चाहे आपातकाल लग रहा हो चाहे कुछ भी लग रहा हो। और ये दोनों अधिकार ऐसे हैं जो सबको प्राप्त होते हैं, चाहे विदेशी हो चाहे भारतीय हो, सबके लिए हैं, सबके लिए हैं, ठीक है, और कभी भी खत्म नहीं होंगे, ठीक है। नेक्स्ट है गिरफ्तारी से संरक्षण, ठीक है। कुछ दशाओं में गिरफ्तारी से संरक्षण, कुछ कंडीशंस ऐसी हैं जिसमें गिरफ्तारी से संरक्षण है। नंबर 1 है वो, दो तीन चीजें हैं जिनका ध्यान रखना पड़ता है। गिरफ्तारी का कारण बताना, ठीक है, आप किसी आदमी को गिरफ्तार कर रहे हो, कारण बताओगे भाई, ठीक है, उसको उसकी गिरफ्तारी का कारण बताओगे। ऐसा नहीं है कि पकड़ी गुद्दी और ले जाके और गिर दिया जेल में, पता ही नहीं, उसको पता ही नहीं हो के रहा है, बाद में 6 महीने बाद पता लगा, ठीक है, अरे गली में किसी का थप्पड़ मारे थे, ठीक है, इस वजह से पकड़ा गया, और वो उस दिन था ही नहीं वहाँ पे, है ना। फिर पूछा उससे, आ रहा है यार सॉरी भाई तू तो था ही नहीं, चल जा, बाइज्जत बरी, ठीक है ना, इस तरह का। ऐसा नहीं होगा। जिस आदमी को आप गिरफ्तार कर रहे हो उसको गिरफ्तारी का कारण बताना पड़ेगा। जिस आदमी को आपने अरेस्ट कर लिया 24 घंटे के अंदर आपको क्या करना पड़ेगा, ठीक है, कोर्ट में पेश करना पड़ेगा, ठीक है। 24 घंटे में मजिस्ट्रेट के सामने आप उसको पेश भी करोगे। ऐसा नहीं है पकड़ लेंगे और 6 महीने तक पता ही नहीं है कहाँ, पूरा देश छनवा गया उससे, ठीक है, और फिर घर वालों को बता रहे ना किसी और को बता रहे हो 24 घंटे के अंदर, मतलब सबको पता होना चाहिए। और पूरा प्रोसीजर तो ये है, जब आप उसको गिरफ्तार करोगे उसका मेडिकल एग्जामिनेशन करवाओगे, मेडिकल एग्जामिनेशन करा, गिरफ्तारी के दौरान उसके घर बताओगे कि इस आदमी को इस केस में अरेस्ट कर लिया गया, फिर कोर्ट में लेके जाओगे, हर 24 घंटे में उसका मेडिकल एग्जामिनेशन करवाओगे। तो ये पूरा प्रोसीजर फॉलो होना चाहिए ये, ठीक है। तो 24 घंटे मजिस्ट्रेट के सामने पेश होगा। नंबर 3 है वकील से बात करने की परमिशन मिलेगी, पसंद का वकील। जिस वकील से चाहे वो बात कर सकता है, अपने जैसे भी वकील से चाहे वो बात कर लेगा भाई, अपने उस वकील से मिलने से नहीं रोका जाएगा उसको, ठीक है। ये चीज़ें हैं, ये है उसके गिरफ्तारी से संरक्षण वाली चीज़ें, ठीक है, हो जाएगा। तो ये आपके 22 तक हो गए हैं भाई, ठीक है। 2 मौलिक अधिकार हो गए हैं, तीसरा मौलिक अधिकार, टाइम हो गया क्या? ये क्या है?
अगला कौन सा मौलिक अधिकार है? शोषण के विरुद्ध अधिकार। कौन सा? 23 और 24। ठीक है, 23 में क्या है? 23 में आर्टिकल तीसरा जो है, चलो जल्दी जल्दी बता देता हूं। शोषण के विरुद्ध अधिकार ये तीसरा मौलिक अधिकार है। और इसमें कौन कौन से? 23 और 24। इसमें क्या है? 23 में ठीक है, मानव व्यापार, मानव दुर्व्यापार, ठीक है, बलात्श्रम। बलात्श्रम का मतलब बलपूर्वक श्रम, या आप ये कह सकते हो दास बनाना किसी आदमी को, उसको रोका गया है इसमें। ठीक है, आदमियों की ह्यूमन ट्रैफिकिंग सुना होगा फिल्मा में, आदमी को एक जगह से ले जाकर दूसरी जगह पे बेच देते हैं, और जो आदमी उसको खरीदता है फिर वो उसका दास हो गया है, वो उससे जैसे चाहे जो चाहे काम करवाए। ठीक है, अब ये इसके मोटिव अलग अलग हो सकते हैं भाई, दास बनाने के लिए, प्रोस्टिट्यूशन के लिए, बैगिंग के लिए, ठीक है, भीख मंगवाने के लिए, या फिर कोई घरेलू नौकरी के लिए, या फिर ऑर्गन्स के लिए, किसी को हार्ट चाहिए, किसी को किडनी चाहिए, किसी को आँख चाहिए, किसी को कुछ चाहिए, काट बेच दो भाई। ठीक है ना? तो इस तरीके से तो ये ट्रैफिकिंग अलग अलग तरीके से हो सकती है। तो उसको कहाँ पर रखा गया है? 23 में। ठीक है, क्या है? बलात्श्रम, ठीक है, बलपूर्वक जो श्रम करवाया जा रहा है उसको, और जो मानव का दुर्व्यापार है, मानव का व्यापार है, उसको रोका गया है 23 में। और 24 में क्या कह रहा है? 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को, ठीक है, कारखानों में ऐसी जगह पर नियुक्ति नहीं करी जाएगी जो शारीरिक रूप से, जो बच्चों के हिसाब से वो खतरनाक हैं, खतरनाक स्थितियों में काम नहीं करवाया जाएगा। 14 साल से कम उम्र के बच्चों को रोका जाएगा, ठीक है, उनसे काम नहीं करवाया जाएगा। इसमें ये बताया गया, कोई खास नहीं है ना। आर्टिकल है, चौथा मौलिक अधिकार है धार्मिक स्वतंत्रता। कौन सा? कितना है भाई? 25 से नंबर 1 25, ठीक है, 26, 27 और 28। ठीक है, 25 में क्या है? 25 जो आर्टिकल 25 है ना, धार्मिक स्वतंत्रता है। 4 मौलिक अधिकार है धार्मिक स्वतंत्रता के। ठीक है, 25, 26, 27, 28। 25 में क्या है ना, ये बताता है व्यक्तिगत स्वतंत्रता, व्यक्तिगत धार्मिक स्वतंत्रता। ये चीज याद रखनी है आपको। 25 किसके बारे में बात करता है? व्यक्तिगत धार्मिक स्वतंत्रता की बात करता है, ये एक व्यक्ति के बारे में। मतलब 25 क्या कहता है? 25 कहता है कि व्यक्ति, कोई भी व्यक्ति किसी भी धर्म को अपना सकता है, उस धर्म के हिसाब से आचरण कर सकता है। मतलब उसने कोई धर्म अपना लिया तो उस धर्म के हिसाब से वो अपने धर्म को मना सकता है। ठीक है, उस धर्म का प्रचार और प्रसार भी कर सकता है। ठीक है, उस धर्म के बारे में अब अच्छी बातें कर सकता है। जैसे बाबा लोग प्रवचन करते हैं, अपने धर्म की बड़ाई करते हैं, भाई हमारा धर्म ऐसा, हमारे धर्म में ये है वो है, जो चीज़ें कर सकता है। तो क्या है, आप कोई भी धर्म अपना सकते हो, उस धर्म के हिसाब से आचरण कर सकते हो, मतलब उसको मना सकते हो। अब हिंदू धर्म अपना लिया किसी ने, तो सुबह शाम भाई आरती, भजन, पाठ, यज्ञ, हवन, तिलक लगाना, जनेऊ पहनना, जो भी कुछ है, मूछें रखना, ठीक है, चोटी रखना, जैसे भी आचरण आपको करने करो, धोती कुर्ता पहनना आप करो, आप धर्म के अकॉर्डिंग। आपने इस्लाम धर्म अपना लिया तो भाई आप मूछ काटो, दाढ़ी रखो, ठीक है, टोपी पहनो, छोटे भाई का पजामा पहनो, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, मतलब लांडा पजामा बड़े भाई का कुर्ता पहन लो, मतलब ऐसा होता ना कि कुर्ता लंबा होता है, पजामा छोटा होता है भाई, है इस तरह का आप उसके हिसाब से आप आचरण करो, नमाज पढ़ो, कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है किसी तरह की। ठीक है, ये बात करता है व्यक्तिगत धार्मिक स्वतंत्रता की। सिखों के द्वारा कृपाण धारण करना किसकी है? आर्टिकल 25 में मान्य है। ठीक है, क्या कोई धर्म में भी, हिंदू धर्म में भी है क्या कुछ लाठी वाठी लेकर चलना, कुछ बंदूक लेकर चलना? ठीक है, तो सिखों के द्वारा तलवार धारण करना उनके धर्म का अंग है, उनकी पूजा पद्धति का अंग है। ठीक है, इसलिए वो मान्य है। आर्टिकल 26 ये करता है सामूहिक धार्मिक स्वतंत्रता। ये सामूहिक धार्मिक स्वतंत्रता की बात करता है। ठीक है, मतलब आप धार्मिक संस्थाएं स्थापित कर सकते हो अपने धर्म की रक्षा के लिए, अपने धर्म के प्रसार के लिए आप धार्मिक संस्थाएं स्थापित कर सकते हो। ठीक है, उनके ट्रस्ट बना सकते हो, उनका प्रबंधन भी कर सकते हो। जैसे ट्रस्ट नहीं बना दे, माता वैष्णो देवी ट्रस्ट, ठीक है, शीतला माता ट्रस्ट, गांव में भी ट्रस्ट हो गए हैं अब तो, ठीक है, छोटे छोटे से, आप उनका प्रबंधन कर सकते हो। आप मूवेबल और इमूवेबल प्रॉपर्टी भी रख सकते हो। ठीक है,
मूवेबल मतलब, ठीक है, ऐसी प्रॉपर्टी जिसको एक जगह से दूसरी जगह पे ले जा सके। इमूवेबल मतलब जगह ही खरीद ली है, ठीक है, किसके नाम से, उस ट्रस्ट के नाम से। गाड़ियां खरीद ली हैं, ठीक है, बहुत सारा फर्नीचर खरीद लिया है, ठीक है, काफ़ी बिल्डिंग बना ली हैं। तो इस तरह की संपत्तियां भी रख सकते हो आप। तो इसमें क्या गया, सामूहिक धार्मिक स्वतंत्रता 26 में क्या है कि व्यक्ति क्या कर सकता है कि व्यक्ति अपने धर्म की रक्षा के लिए समूह संगठन बना सकता है, धार्मिक संस्थाएं स्थापित कर सकता है, धार्मिक संस्थाओं का प्रबंधन भी कर सकता है और संपत्ति भी रख सकता है, ठीक है। इसमें चीजें ये बताई गई हैं। आर्टिकल 27 ये क्या कह रहा है, ये कह रहा है, ठीक है, कि धार्मिक कर नहीं लगेंगे भाई, धार्मिक कर नहीं लगाए जाएंगे, ठीक है, पर धार्मिक शुल्क लगाए जाएंगे, शुल्क लगाए जाएंगे। अब ये क्या ड्रामा है, ठीक है। धार्मिक कर का मतलब है, या आप इसको ऐसे भी समझ सकते हो, जो टैक्स की इनकम होती है ना, जैसे अभी टैक्स पेयर का पैसा, भाई देश में पैसा किसका है, देश में पैसा उनका है, आप लोगों का, देश की जनता का पैसा है। अब आप भी दुनिया भर का टैक्स देते हो, ना पता होता तुमने, आप समझ रहे हो कि हमने कौन सा टैक्स दे दिया, रुपये की तो एक आमदनी भी नहीं है, ठीक है। आप कभी चिप्स खाते हो, ठीक है, कभी कपड़े खरीदते हो, कभी जूते खरीदते हो, कभी बुक्स खरीदते हो, कभी कुछ खरीदते हो, उन सब पर टैक्स होता है, ठीक है। आपके पैसा है वो, तो वो पैसा गवर्नमेंट के पास है, गवर्नमेंट उस पैसे को, टैक्स पेयर के पैसे को, करों से जो पैसा होता है उस पैसे को किसी धर्म विशेष पर खर्च नहीं कर सकती है। बात तो है ये कि किसी धर्म विशेष पर खर्च नहीं कर सकती, या फिर आप ये कह सकते हैं कि किसी धर्म विशेष के लिए कोई विशेष टैक्स नहीं लगा सकती है कि भाई ठीक है हिंदुओं का राम मंदिर बनाना है और एक टैक्स लगा दिया, सबके ऊपर नहीं लगेगा कोई टैक्स, ठीक है, ऐसा टैक्स नहीं लगाएगा, तो हम कह सकते हैं धार्मिक कर नहीं लगेगा, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, धार्मिक ये शुल्क लगाए जा सकते हैं। शुल्क कैसे लगते हैं, जैसे हज यात्रा पे थोड़ा बहुत शुल्क, वैसे शुल्क फ्री होती है, ठीक है। धार्मिक तीर्थ यात्रा पर लोग जाते हैं, उन से शुल्क लिया जाता है, या फिर आप वैष्णो देवी जाते हैं, वहाँ पे थोड़ा बहुत शुल्क लिया जा सकता है। धार्मिक स्थान जो है, विशेष स्थान है, उस वो पैसा उसी के डेवलपमेंट पर खर्च होना चाहिए, पर यह भी कंडीशन है, जहाँ पे ये शुल्क लगा है ये पैसा वहीं पर खर्च होगा। अब आप वैष्णो देवी जा रहे हो, अब जब जाओगे, 5 साल पहले गए थे तो रास्ता थोड़ा सा ठीक नहीं था, पर अब की बार जब गए हो तो ठीक हो गया भाई, रास्ता भी ठीक हो गया है, ठीक है, वहाँ पर सराय भी बन गई है, रहने का स्थान भी हो गया है और अच्छा हो गया है, तो वो पैसा वहीं पर लगा दिया गया है, ठीक है। आपको फैसिलिटी दी ना, अब वो फैसिलिटी दी गई है, तो इसलिए लगाया जा सकता। जो भी आदमी, अब मतलब जो भी आदमी उस स्थान विशेष पर जाएगा उसी को देना है वो शुल्क। अब मैं तो जाता नहीं कभी, मेरे से आगे कोई यूं थोड़ी ना कह सकता है भाई वैष्णो देवी का आने का शुल्क दे, क्यों दूं भाई, मैं तो गया ही नहीं कभी। जो भी जाएगा उसको शुल्क देना, मतलब इस तरह का है, ये सबको देना होता है, ये जो जाएगा, जो उस फैसिलिटी का अवेल करेगा उसको देना होता है, इसलिए ये तो लागू है, ये लगाया नहीं जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है 28, ये क्या कह रहा है, धार्मिक शिक्षा में उपस्थित होने से स्वतंत्रता है भाई, या आप ये कह सकते हो शिक्षण संस्थाओं में धार्मिक शिक्षा, ठीक है, नहीं दी जाएगी, धार्मिक शिक्षा नहीं दी जाएगी शिक्षण संस्थानों में। अब शिक्षण संस्थाएं स्कूल, कॉलेज और कौन से शिक्षण संस्थान, सरकारी शिक्षण संस्थान, ठीक है, या ऐसे शिक्षण संस्थान या ऐसी संस्थाएं जो सरकार के द्वारा, ठीक है, सहायता प्राप्त है, धन से या मान्यता प्राप्त है, उनमें आप धार्मिक शिक्षा नहीं दे सकते हो। तो धार्मिक शिक्षा में उपस्थित होने से स्वतंत्रता है। इस तरह की 3 कैटेगरी बनती हैं। एक तो जो सरकारी है, जो पूरी तरह सरकारी है शिक्षा संस्थान, इसमें तो दी नहीं जाएगी, ठीक है। एक जो ना सरकारी सहायता प्राप्त है, यहां सरकारी सहायता प्राप्त है, सरकार से सहायता ले ली और मान्यता ले ली, दी जा सकती है, पर आप किसी को मजबूर नहीं कर सकते हो कि आप आगे प्रार्थना हो रही है, हम भूर्भुवः सेवा करवा रहे हैं और आप आके खड़े हो जाओ, ठीक है, या कुछ करवा, तो मजबूर नहीं कर सकते हो आप किसी को भी यहाँ पे खड़े होने के लिए, ठीक है। किसी का मन है तो खड़ा हो, किसी का मन है तो ना खड़ा हो, ठीक है। एक होती है प्राइवेट, पूरी तरह से प्राइवेट, है ना, एक तरह से हम प्राइवेट लगा देते हैं। प्राइवेट का मतलब है ना, आप ये लगा दो किसी धर्म विशेष से संबंधित है, जैसे हिंदू धर्म वालों ने गुरुकुल बना दिया, ठीक है, और या फिर मुस्लिम धर्म वालों ने क्या बना दिया, अपने मदरसे और मस्जिद में पढ़ा रहे हैं, ठीक है। वो सरकार से ना तो मान्यता ले रहे, मान्यता है उनको, बेसिक रूल तो मानने हैं, पर उन्होंने सरकार से कोई सहायता नहीं ली है,
ठीक है, अपना ही बना रहे हैं, अपना ही ट्रस्ट वस्ट बनाकर अपना ही प्रबंधन से चला रहे हैं। तो गुरुकुल क्यों बनाया उन्होंने कि हम भाई अपने धर्म की रक्षा करेंगे, हम अपने धर्म के हिसाब से शिक्षा देंगे। ठीक है, तो वो जो भी शिक्षा देंगे उसको सबको मानना पड़ेगा। यहाँ पे ये धार्मिक शिक्षा दे सकते हैं और जो भी वहाँ पे एडमिशन लेगा तो उसका मतलब उसने पहले ही ये सोच लेना है कि मैं गुरुकुल में जा रहा हूँ तो मेरे को वहाँ चोटी रखनी पड़ेगी, चाहूँ तो जाऊँ चाहूँ तो ना जाऊँ। ठीक है, अगर मैं जाऊँगा तो मेरे को वहाँ पर जो शिक्षा दी जा रही है वही लेनी पड़ेगी। आप मस्जिद में जाना चाह रहे हो तो आपको पहले ही ये माइंड में क्लियर करना पड़ेगा मेरे को वहाँ पर नमाज पढ़नी है, मेरे को वहाँ पर उनके हिसाब से पढ़ना है। ठीक है, ये चीज़ें हैं। तो क्या चीज़ें होगी, धार्मिक शिक्षा नहीं दी जाएगी, ये तो है मोटी सी बात, आर्टिकल 28। ठीक है, फिर ये 3 तरह की होती हैं संस्थाएं। ठीक है, पहली तो जो सरकारी, उसमें तो धार्मिक शिक्षा दी नहीं जाएगी, सरकारी कॉलेज स्कूल इनमें तो धार्मिक शिक्षा दी नहीं जाएगी। फिर है सरकारी सहायता प्राप्त, जो सरकार से सहायता लेकर बने हुए हैं लिमिटेड टाइप के, उन इस तरह जो सरकार से थोड़ी बहुत सहायता लेकर बने, मतलब दे सकते हैं पर किसी को मजबूर नहीं कर सकते हो आप। ठीक है, कि आप आओ या ना आओ, थोड़ा बहुत रह सकता है। एक है ना जो पूरी तरह से प्राइवेट है या धार्मिक संस्थाएं हैं। ठीक है, धर्म विशेष की जो संस्थाएं हैं उनमें क्या होगा, उनमें नहीं, उसमें दी जा सकती है, उसमें दी जा सकती है भाई, उसमें धार्मिक शिक्षा दे देंगे। क्लियर हुई ये बात भी। ठीक है, 29 और 30 लास्ट है। पांचवा है, क्या है भाई ये, अल्पसंख्यक। अल्पसंख्यकों के अधिकारों का संरक्षण है भाई इसमें, अल्पसंख्यकों के अधिकारों की रक्षा है इसमें एक तरह से। ठीक है, और कौन कौन से हैं, आर्टिकल 29 है इसमें और आर्टिकल 30 है इसमें। 29 में क्या है, ठीक है, भाषा और धार्मिक अल्पसंख्यक, भाषा और धर्म ही है ना। ठीक है, भाषाई आधार पर और सेक्शन, भाषाई आधार पर और धार्मिक आधार पर अल्पसंख्यक। ठीक है, भाषाई आधार पर और धार्मिक आधार पर अल्पसंख्यक जो आदमी है, ठीक है, ये आदमी, ठीक है, अपने धर्म, अपनी संस्कृति, ठीक है, अपने रीति रिवाजों की रक्षा के लिए क्या कर सकते हैं, उनकी रक्षा का अधिकार है। ठीक है, इनको इनकी रक्षा का अधिकार है। मतलब भाषाई आधार पर या धार्मिक आधार पर जो भी अल्पसंख्यक हैं, जो थोड़ी संख्या में है, माइनॉरिटीज हैं जो कम संख्या में है, उनको अपनी संस्कृति को बचाने का, अपनी भाषा को बचाने का, अपने रीति रिवाजों को बचाने का, ठीक है, का अधिकार है इनके पास। ये इनकी रक्षा कर सकते हैं भाई, इनकी रक्षा के लिए विशेष काम कर सकते हैं, ये इनको बनाए रख सकते हैं। ठीक है, तो अपनी भाषा को, अपनी संस्कृति को, अपने रीति रिवाजों की रक्षा के लिए ये काम कर सकते हैं। ये चीज़ें हैं इसमें ये बताया गया है। ठीक है, जो अल्पसंख्यक है। और यहाँ 30 में ये कहा गया है जो अल्पसंख्यक हैं ये अपनी भाषा, धर्म, संस्कृति के लिए अपनी खुद की शिक्षण संस्थाएं खोल सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे क्या है, अल्पसंख्यक क्या कर सकते हैं, शिक्षण संस्थाएं खोल सकते हैं अपनी खुद की। यहाँ पे ये अपनी एजुकेशन से रिलेटेड इंस्टीट्यूट बना सकते हैं। ठीक है, अपने धर्म, अपनी भाषा, अपनी रीति रिवाजों की अपनी खुद की शिक्षण संस्थाएं खोल सकते हैं। ठीक है, और इनके साथ इन शिक्षण संस्थाएं इन्होंने खोल ली तो सरकार ना ग्रांट देने में इनको भेदभाव नहीं करेगी। ठीक है, या यहाँ पे इस तरीके से है, मान लेते हैं भाई कोई थोड़ी संख्या में है, कोई जैनी है, जैनी धर्म मानता है, जैनी थोड़े से हैं। ठीक है, और जैनी किसी चला गया भाई किसी स्कूल में एडमिशन लेने के लिए, कि रेस्टोरेंट में खाना खाने के लिए, कहीं पे पार्क में घूमने के लिए, तो आप उसके साथ कोई भेदभाव नहीं करोगे किसी तरह का। यहाँ पे ये चीज़ है, आप उसकी भाषा के हिसाब से, उसके रहन सहन के हिसाब से, उसके कल्चर के हिसाब से, उसकी किसी भी हिसाब से आप उसके साथ कोई भेदभाव नहीं करोगे। ये बात है यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे ये बात है। यहाँ पे क्या है कि वो आदमी अपनी संस्थाएं खोल सकता है, और जब उसने संस्था खोल ली तो ऐसी संस्था को जो सरकार सहायता देती है ना, सरकार पैसे से मदद करती है या सरकार कुछ और करती है, तो उसमें सरकार भेदभाव नहीं करेगी, उनको भी देगी सरकार। ठीक है, इस तरह की चीज़ें हैं। क्लियर है 29 और 30 भी। ठीक है, और छठा है मौलिक अधिकार, क्या है, संवैधानिक उपचारों का अधिकार, रेमेडीज है इसमें। ठीक है, संवैधानिक उपचारों का अधिकार, संवैधानिक इसमें रेमेडीज हैं भाई, कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज। मतलब जब भी आपके ये जो अपने सारे मौलिक अधिकार पढ़ लिए ना, इन मौलिक अधिकारों का जहाँ पे उल्लंघन लगे आपको कि इनका उल्लंघन हो रहा है, ठीक है, इनका वायलेशन हो रहा है कहीं पे, तो आप
के पास मौलिक अधिकार 6 है और आर्टिकल 32 है, आप क्या कर सकते हो, कंप्लेंट फाइल कर सकते हो, ठीक है। और उसके बदले में फिर आपने जो कंप्लेंट लगाई है उसके बदले में सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट रिट जारी करेगा। सुप्रीम कोर्ट 32 में और हाई कोर्ट 226 में ये रिट जारी करेगा भाई, ठीक है। ये 6 मौलिक अधिकार हैं हमारे पास, कर लोगे याद, ठीक है, कर लेना इनको याद। ओके, किसी का कोई क्वेश्चन हो तो बता दो भाई। है किसी का कोई क्वेश्चन? भाग 3 को बोला तो था, मेरे ध्यान नहीं अभी। भाग 3 अम्बेडकर ने तो 32 को बोला है, ठीक है।